हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 12th के आईएससी बोर्ड के लिए, किसके लिए? आईएससी बोर्ड के लिए, जो क्लास 12th के लिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, वो भी इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आज से हम लोग सेशन 2024-25 को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक तरीके से आप लोगों को ये समझ में आएगा यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से स्कोर करना चाहिए। क्योंकि इस साल वाला जो पेपर आया था, 2024 के बोर्ड एग्जाम वाला जो पेपर आया था, वो लिटिल बिट थोड़ा सा हार्ड था इन कंपेयर टू प्रीवियसली जितने भी पूछे गए थे। तो हम लोग उसी तरीके से तैयारी भी करेंगे, उसी तरीके से ये सब सारे चैप्टर्स का, जो भी इकोनॉमिक्स में चैप्टर्स होंगे, उन सब सारे चैप्टर्स के अगर नोट्स चाहिए होंगे जो मैं पढ़ाता हूं, तो वो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर रीच कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नीचे हमारा फेसबुक आईडी है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी जो भी अपडेट आता है आईएससी बोर्ड के द्वारा, वो भी मैं वहां पर करता रहता हूं। ठीक है, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी पीडीएफ जो होता है वो शेयर कर दिया जाता है, इंपॉर्टेंट जो भी पीडीएफ होता है। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग एक नया शुरुआत करते हैं और इकोनॉमिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिरकार वहाँ पूछा क्या जाता है। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है वो आप लोगों का 80 मार्क्स का पेपर होता है। कितना मार्क्स का पेपर होता है? 80 मार्क्स का पेपर होता है। अब 80 मार्क्स को अगर डिवाइड किया जाए तो दो पार्टों में डिवाइड किया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 होगा वो प्रोजेक्ट वर्क होगा, जो कि 20 नंबर का रहता है आप लोगों का। और जो 3 आवर्स का जो आपका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, जो वो होगा 80 मार्क्स का। पेपर 1 में जो होता है, पार्ट 1 में, वो जो 20, मतलब पेपर 1 का पार्ट 1 में और पार्ट 2 दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 20 मार्क्स का रहता है पार्ट 1 में, कंपलसरी शॉर्ट आंसर टाइप, टेस्टिंग नॉलेज, एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पर एमसीक्यूज और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस किसके कितने रहेंगे? आपके 20 मार्क्स। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर्स के डेप्थ को पता होना चाहिए, चैप्टर्स में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो सब भी पता होना चाहिए। और मैं सिलेबस रिलेटेड ही पढ़ाऊंगा, कोई भी आलतू फालतू नहीं पढ़ाऊंगा। जो भी सिलेबस से रिलेटेड है वो सब सारी चीजों को एक एक कर हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में 60 मार्क्स का है। अगर देखा जाए तो यहाँ 8 क्वेश्चन आएगा। इट विल कंसिस्ट 8 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच कैंडिडेट विल रिक्वायर टू 5 क्वेश्चन। अब 8 क्वेश्चन आएगा टोटल। अब 8 क्वेश्चन में से आप लोगों को कोई 5 क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब 3 ऑप्शन है। अब सोचो, ऑप्शन है, मैं वो भी बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर में ऑप्शन दिया जाता है मैक्सिमम। तो 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 12 मार्क्स का। तो 12 5 जो कितना हो गया? 60 मार्क्स का। तो देखिए ये आपका पूरा पेपर रेडी हो गया, 60 मार्क्स और 20 मार्क्स, 80 मार्क्स। तो ये जनरल आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं इसके बाद क्या है भाई, तो हम लोग देख लेते हैं पहले डिमांड का सिलेबस। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। क्या? डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का जो चैप्टर है, उसमें से जो 6 टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है आपका, जो एग्जाम में आएगा। पहला, डिमांड, मीनिंग और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, और उसके थोड़े से टाइप्स भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड क्या है? डिमांड फंक्शन क्या होता है। फिर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। फिर डेरिवेशन ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है। तो हम लोग अभी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको सेकंड पढ़ेंगे और एक तरीके से थर्ड। मतलब हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, मतलब ताकि आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज फर्स्ट पार्ट को शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, और फर्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि डिमांड होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो आई होप सो सिलेबस भी डिमांड का आप लोगों को कंप्लीट होगा। आप लोग यही पढ़िएगा, यही सिलेबस, उसके आगे सिलेबस नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए डिमांड चैप्टर का, जो कि आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखो डिमांड क्या होता है, एक बात याद रखना, 2 चीज होता है, एक डिमांड है और एक सप्लाई है। तो डिमांड के बाद हम लोग सप्लाई को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई। डिमांड क्या होता है? डिमांड हमेशा कंज्यूमर साइड से आप लोगों को देखना है। किसके साइड से देखना है? कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर। क्योंकि डिमांड जो होता है या जो मांग किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? एक कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो सप्लाई देखना है वो हमेशा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। ठीक है, कि आप एक बिजनेसमैन हो, तो बिजनेसमैन सप्लाई करता है, और जो लोग होता है, जो कंज्यूमर होता है, जो कस्टमर होता है, वो डिमांड करके खरीदता है, सामान को परचेस करता है। तो डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड को शानदार तरीके से हम लोग कवर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। ठीक है, पहला स्लाइड और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, ये रहा क्या?
The first and foremost question which arise in our mind is that why some commodity or a goods have a price and some haven't. सिंपल सी बात है, हम लोग देखते हैं आम जिंदगी में कि भाई कुछ चीजों का जो होता है वो प्राइस होता है, कुछ चीजों का प्राइस होता है, मूल्य होता है, या फिर बोला जाए जिसका एक प्राइस टैग होता है, और किसी का जो होता है वो प्राइस नहीं होता, किसी भी चीज का, कोई भी चीज का प्राइस नहीं होता, किसी चीज का प्राइस होता है। तो हमेशा याद रखना है डिमांड उसी चीज का होगा, मतलब जो डिमांड किया जाएगा कस्टमर के थ्रू, या कस्टमर उसी चीज का डिमांड करेगा जिस चीज का प्राइस होगा कोई। तो प्राइस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। अगर प्राइस नहीं है इसका मतलब क्या, डिमांड क्रिएटेड नहीं है। जैसे कि एयर, एयर क्या है, एयर फ्रीली अवेलेबल है ना, एयर क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। अब एयर जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, इसका मतलब क्या, इसका कोई प्राइस नहीं रखा गया है, मतलब इसका कोई प्राइस नहीं है, मतलब एयर का कभी भी डिमांड हम लोग नहीं निकाल सकते, या फिर हम लोग डिमांड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में पूरे तरीके से फैला हुआ है। क्यों, क्योंकि इसका कोई प्राइस नहीं है। अब जब प्राइस नहीं है तो हम लोग इसका डिमांड भी नहीं इसका निकाल सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्लोथ, अब क्लोथ्स क्या है, क्लोथ का प्रॉपर प्राइस रहता है कि नहीं। अब प्राइस रहेगा तो इसका मतलब क्या, डिमांड क्रिएट कर जाएगा, ठीक है। कार है, कार का भी क्या होता है, प्राइस होता है, तो प्राइस होता है इसका मतलब क्या है कि डिमांड क्रिएटेड है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जिस चीज का प्राइस होता है उसी चीज का डिमांड होता है, बस ये चीज यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। जब द कमोडिटी विच हैज अ प्राइस हैज अ, एक तरीके से क्या बोलेंगे, डिमांड, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड, क्या क्या मीनिंग ऑफ डिमांड क्या होता है। अब आते हैं प्रोफेशनल वाले में, कि जो लिखना है आप लोग को एग्जाम में। अगर डिमांड आ गया तो डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ऐसा क्वांटिटी है कमोडिटी का, दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। क्या कंज्यूमर क्या कर रहा है, विलिंग टू बाय कर रहा है, मतलब वो इच्छा शक्ति जता रहा है कि मेरे को खरीदना है, विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय, और उसके पास उतना पैसा है कि उस चीज को वो खरीद सके। क्या मैंने बोला कि एक तो वो विलिंग कर रहा है, विलिंग मतलब क्या, कि वो खरीदना चाह रहा है, ठीक है, और उसके पास उतना पैसा है, परचेजिंग पावर भी है, मतलब परचेजिंग पावर भी है। तो परचेजिंग पावर है, इसका मतलब क्या है कि डिमांड क्रिएटेड है। एबल टू बाय एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डिमांड। तो हमेशा यही याद रखना है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो चार चीजें एसेंशियल, मतलब बोला जाएगा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, तो देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। पहला जो होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। जो पहला होता है वो हमारे पास है, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज एट अ प्राइस। हमेशा जो डिमांड होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्राइस। इट मेक नो सेंस इफ इट इज नॉट रिलेटेड विद द प्राइस। अगर उसका कोई प्राइस नहीं है तो उसको कोई भी सेंस नहीं बनाता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड में, डिमांड एंड डिजायर आर यूज्ड टू कन्वे द सेम मीनिंग। कभी भी डिमांड है वो डिजायर से रिलेट करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या आता है कि विलिंगनेस, आपकी इच्छा शक्ति है कि मेरे को वो चीज खरीदना है, और आपके पास एबिलिटी भी है, मतलब उतना पैसा भी है कि आप उस चीज को खरीद सके, तब क्या है कि डिमांड क्रिएटेड है, मतलब तब डिमांड है, मार्केट में है, मतलब आप डिमांड कर सकते हैं। डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब डिमांड कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम में डिनोट नहीं करेंगे, हमेशा किस में डिनोट करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम में। क्यों, क्योंकि एक आप ये बोलते हो ना कि भाई एक साल में, मान लो कि एक साल में आपने 10 पेंसिल खरीदा, मतलब एक साल में आपने कितने पेंसिल का डिमांड करा, 10 पेंसिल का डिमांड करा है। तो हम लोग एक साल में ये नहीं बोलते आज कितना पेंसिल डिमांड करें, आज नहीं, हम लोग पीरियड, एक वीक, एक ईयर, एक मंथ, तो वो सब चीज के बारे में यहाँ पर हम लोग ये यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है। डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम, हमेशा टाइम के रेफरेंसेस को डिनोट किया जाता है। उसके फोर्थ है, डिमांड डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। क्यों, क्योंकि डिमांड जो है वो हमेशा फ्लो वेरिएबल है, या डिमांड डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी, कि कितना क्वांटिटी खरीदा जा रहा है किस प्राइस पर, कितना क्वांटिटी खरीदा जा रहा है किस प्राइस पर। तो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, प्राइस पर डिपेंड करता है, विलिंगनेस होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, और एबिलिटी होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए, और हमेशा वो प्राइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप सो ये सारी चीजें एलिमेंट डिमांड का समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरा चीज, टाइप्स ऑफ डिमांड। अब टाइप्स ऑफ डिमांड कितने तरीके के होते हैं भाई, बहुत सारे तरीके के। अब देखो कंज्यूमर जो होता है वो वेरियस गुड्स जो है क्लासिफाइड होता है नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो
कि कोई डिमांड कर रहा है, अब कोई डिमांड एक आदमी कर रहा है तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोल दिए, है कि नहीं। अब डिमांड ऐसा तो नहीं कि सारे लोगों के द्वारा किया जाएगा एक ही बारी, एक लोगों के द्वारा किया जा रहा है फिर दूसरे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिमांड के, कि किस तरीके से डिमांड का। तो देयर आर 7 मेजर टाइप्स ऑफ डिमांड, 7 मेजर टाइप्स हैं डिमांड के। पहला है इंडिविजुअल डिमांड, कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड जो एक बंदा डिमांड कर रहा है, जैसे ये राम है, अभी आगे समझाऊंगा। राम ने एक पेंसिल का डिमांड करा है, तो इसका मतलब क्या, या 10 पेंसिल का डिमांड करा है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल डिमांड है। डिमांड विच इज क्रिएटेड बाय अ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और अ पर्सन इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड जो सारे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। एक्स एंटे डिमांड जो सोच रहा है करने के लिए डिमांड, अभी मैं बताऊंगा एक एक डिटेल में, ठीक है। एंटे मतलब पहले, कि खरीदने से पहले जो, या फिर जो प्रायर वो चीज सोचता है कि भाई हाँ मेरे को ये खरीदनी है। एक्सपोस्ट बाद में, जो एक्चुअल में वो खरीदता है बाद में, एक्चुअली बाइज, जो एक्चुअली बाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोस्ट। ज्वाइंट डिमांड जो साथ में डिमांड होता है। डिराइव डिमांड किसी चीज से डिराइव हो रहा है। कंपोजिट डिमांड जब बहुत सारे डिमांड के होने की वजह से एक चीज का डिमांड बढ़ जाना या घट जाना, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों को एक एक कर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग ये याद रखिएगा, देयर इज 7 टाइप्स ऑफ डिमांड। क्लियर। अब एक एक कर डिमांड को देखते हैं। पहला जो है वो क्या है, इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एकलौता इंसान को डिमांड कर रहा है। जैसे मान लो कि ये बंदा यहाँ पर है, ठीक है। अब ये लैपटॉप से कुछ चीज खरीदना चाह रहा है ऑनलाइन, इसका मतलब एकलौता आदमी है जो डिमांड कर रहा है। मतलब इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट एन, यहाँ पर एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, जो भी एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि जो भी वो खरीदना चाह रहा है जिस भी प्राइस पर एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे, एक आदमी के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल बोला गया अ क्वांटिटी ऑफ मिल्क परचेस्ड पर डे बाय योर मदर। जो हमारी माएँ होती हैं वो हर दिन जो क्या खरीदती हैं, दूध और दही वगैरह खरीदती हैं, तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ मिल्क के द्वारा इंडिविजुअल डिमांड किया गया। लेकिन मार्केट डिमांड क्या, अब ये भी बंदा खरीद रहा है, ये भी बंदा खरीद रहा है, बहुत सारे बंदे हैं जो खरीदना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर द सम ऑफ टोटल डिमांड बाय ऑल द इंडिविजुअल और ऑल द हाउस होल्ड और इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ मार्केट डिमांड, कि जितने भी लोगों के द्वारा, सारे लोगों के द्वारा, कि जितने भी चीजों का जो डिमांड किया गया जिस भी प्राइस पर, उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड, ठीक है। तो सम ऑफ टोटल डिमांड, जितना भी सम है, अगर जोड़ देंगे सारे इंडिविजुअल डिमांड को तो हम लोग वो मार्केट डिमांड आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच ऑल द बायर्स, टोटल क्वांटिटी जो भी मिल्क है सारे बायर जो खरीदना चाह रहे हैं एट ए गिवन प्राइस पर डे इज नोन एज डिमांड फॉर अ मिल्क। जैसे मान लो कि आपकी मम्मी 1 kg खरीद रही है हर दिन, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारी मम्मियां होंगी जो पूरा खरीदना चाह रही होंगी, तो वो सब सारे का अगर मान लो कि हर दिन वो 100 kg खरीद रही है, जिसका मतलब डिमांड कितना हो रहा है, हर रोज का जो डिमांड हो रहा है वो 100 kg का डिमांड हो रहा है। तो एक तरीके से ये मार्केट डिमांड हो गया। क्लियर। मतलब एक तरीके से सारे लोग जब खरीद रहे हैं। एक्स एंटे का मतलब प्रायर, मतलब खरीदने से पहले। अब मान लो ये बंदा जो सोच रहा है कि मेरे को ये चीज खरीदना है, इसका मतलब क्या, ये थिंक कर रहा है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर वांट्स और विलिंग टू बाय, कि जितना लोग चाह रहा है कि खरीदने के लिए चाह रहा है, मतलब इतना मैं खरीदूंगा, प्लान कर रहा है। इट इज अ प्लान्ड और अ डिजायर्ड अमाउंट ऑफ डिमांड, कि वो प्लान कर रहा है कि हाँ भाई मेरे को ये खरीदना है, ये थिंक कर रहा है कि मेरे को ये खरीदना है, ये थिंक कर रहा है कि मेरे को इतना खरीदना है, मतलब वो खरीदा नहीं है, बस सोच रहा है कि मेरे को खरीदना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एक्स एंटे डिमांड। एक्स पोस्ट डिमांड क्या हो गया, जो एक्चुअली बाय करता है, जैसे कि हमने सोचा था और इसने ये एक्चुअली में बाय किया इस चीज को, तो ठीक है, ये एक्चुअली इसने बाय करा, जितना भी शूज है, टोपी है या फिर टी शर्ट है, इसने बाय करा है। इसका मतलब क्या हो गया, वो एक्स पोस्ट डिमांड। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर एक्चुअली परचेस्ड, कि जो भी एक्चुअल परचेज होता है एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स पोस्ट डिमांड। जो एक्चुअली बॉट होता है, क्या होता है, एक्चुअली बॉट, तो एक्स पोस्ट भी आ गया, मतलब बाद में जितना चीज खरीदा गया है। ये पहले जो चीज सोच रहे हैं, वांट कर रहे हैं, विलिंग कर रहे हैं कि हाँ मैं खरीदूंगा, ये है जितना हमने खरीदा, एक्स पोस्ट, ठीक है। अब आते हैं ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड भी बहुत शानदार चीज है, आप लोगों को यहाँ ध्यान से समझना है ज्वाइंट डिमांड क्या होता है। ज्वाइंट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड, जो ज्वाइंट डिमांड है वो डिमांड होता है फॉर 2 और मोर गुड्स विच आर यूज्ड ज्वाइंटली और डिमांडेड टुगेदर। वैसे सामान, जो सामान को साथ में लिया जाता हो या साथ में कंज्यूम किया जाता हो,
तो अगर उन चीजों के डिमांड के बारे में अगर बात किया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे जॉइंट डिमांड। क्यों भाई, आप कार ले रहे हो तो कार ले रहे हो तो आप पेट्रोल भरवाओगे भरवाओगे, गैस भरवाओगे भरवाओगे, पेट्रोल ले लो गैस ले लो, या फिर आप ट्रक है तो आप डीजल, तो पेट्रोल डीजल मतलब आप ऑयल डलाओगे डलाओगे, मतलब ये दोनों क्या है, साथ में ही डिमांड किया जाता है, साथ में एक साथ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, बटर एंड ब्रेड, मिल्क एंड शुगर आर विच आर यूज टूगेदर, तो ये सब टुगेदर लिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कार, अगर कार की डिमांड बढ़ेगी, मतलब अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, पेट्रोल या फिर ऑयल, पेट्रोल या फिर ऑयल का भी जो डिमांड होगा वो बढ़ेगा, मतलब दोनों साथ ही साथ बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ज्वाइंट डिमांड में जब दो या दो से अधिक चीजें साथ में डिमांड की जा रही है या डिमांडेड टुगेदर किया जा रहा है। क्लियर, ज्वाइंट डिमांड भी क्लियर। अब आते हैं डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होता है भाई, डिराइव डिमांड सिंपल एग्जांपल से समझिए, डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटीज। क्या, अगर डिमांड हो रहा है कमोडिटी का, वो अराइज हो रहा है बिकॉज, क्योंकि दूसरी चीजों का डिमांड के बढ़ने की वजह से, जैसे कि अगर हाउस का डिमांड बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, हाउस का डिमांड बढ़ रहा है, तो हाउस का डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, सीमेंट का भी डिमांड बढ़ रहा है, ईंट का भी डिमांड बढ़ रहा है, स्टील का भी डिमांड बढ़ रहा है, वुड का भी डिमांड बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक चीजों से बहुत सारी चीजों का जो डिमांड बढ़ना, उसको हम लोग डिराइव डिमांड। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी, अगर H2O वाटर का डिमांड बढ़ेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी डिमांड बढ़ेगा। सेम उसी तरीके से अगर हाउस का डिमांड बढ़ रहा है तो वो हाउस में जो यूज होने वाली चीजें हैं वो सब का डिमांड जो होगा वो साथ ही साथ बढ़ेगा, मतलब डिराइव हो गया। तो जैसे डिमांड फॉर अ स्टील, ब्रिक, सीमेंट, स्टोन, वुड इज डिराइव डिमांड एंड डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर द हाउस और अदर बिल्डिंग, कि बिल्डिंग के डिमांड के बढ़ने की वजह से, फ्लैट्स के डिमांड के बढ़ने की वजह से इन सब सारी चीजों के डिमांड में बढ़ोतरी होना या फिर बढ़ गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो डिमांड फॉर दोज गुड अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ हाउस, इनका डिमांड इसीलिए बढ़ा, इनका डिमांड इसीलिए बढ़ा, किनका डिमांड, इनका डिमांड इसीलिए बढ़ा, क्यों, क्योंकि हाउस का जो डिमांड था वो बढ़ा। आई होप सो आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा देखिए, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया। ठीक है, अब आते हैं कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है भाई, अब कंपोजिट डिमांड के बारे में अगर देखा जाए तो डिमांड फॉर अ गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस, अब बहुत सारे जो गुड्स होते हैं उनका मल्टीपल यूजेस होता है, उसको हम लोग कंपोजिट डिमांड। जैसे कि मान लो कि एसी का डिमांड बढ़ा, ठीक है, कार का डिमांड बढ़ा, गाड़ियों का डिमांड बढ़ा, उसके वजह से किसका डिमांड बढ़ गया, एसी का डिमांड, ये सॉरी एसी का नहीं, स्टील का डिमांड बढ़ गया। तो अगर बहुत सारी चीजों, यहाँ उल्टा है, एक चीजों की वजह से बहुत सारी चीजों का डिमांड बढ़ना, और यहाँ पर सेम तरीके की चीजें इस्तेमाल होने से ये सब सारे में क्या हो रहा है, स्टील का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सब सारा का डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि स्टील का डिमांड बढ़ जाना। तो हम लोग इसको कंपोजिट डिमांड, कि बहुत सारे चीजों का डिमांड बढ़ने की वजह से स्टील का डिमांड या उससे बनने वाली चीजें का डिमांड बढ़ गया। जैसे डिमांड फॉर अ स्टील such that use of a steel in making utensils, bus, room cooler and so on, in car and so on। तो ये हुआ ना कि मल्टीपल यूजेज स्टील का था, स्टील का बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल हो रहा है और उसका डिमांड बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है कि स्टील का भी डिमांड जो होगा वो बढ़ जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड, साथ में डिमांड बढ़ने की वजह से एक चीज का डिमांड बढ़ना। क्लियर, उल्टा है जस्ट डिराइव डिमांड का। तो आई होप सो ये दोनों चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब आते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं या फिर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो डिमांड होता है वो बदलता है, डिमांड घटता और बढ़ता है। तो सबसे पहला जो हाउस होल्ड है वो पहला चीज किससे, प्राइस से। अगर मान लो किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ेगा, एज ए कंज्यूमर किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, जो क्वांटिटी जो लोग डिमांड करेगा वो घटेगा, और अगर किसी भी चीज का प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये चीज क्या है, प्राइस से रिलेट कर रहा है। तो प्राइस एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड जो है इफेक्ट होता है। अब ये प्राइस तो हो गया कि भाई प्राइस की वजह से क्या होता है, इफेक्ट होता है डिमांड, क्या होता है, इफेक्ट होता है डिमांड, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। ठीक है, अब आते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अब मान लो कि एक बंदे का इनकम जो है वो 50,000 रुपया था, 50,000 रुपया था, अगर उसका इनकम 50,000 से 1 लाख हो गया तो क्या करेगा, वो डिमांड भी तो बढ़ाएगा अपना। तो ये चीज हम लोग को समझ में आना चाहिए।
तो यहाँ पर तीन चीज होता है, नॉर्मल गुड्स, जैसे कि आप क्लोथ्स वगैरह देख रहे हो, वो क्या हो गया नॉर्मल गुड्स में क्या असर पड़ेगा भाई, जब इनकम बढ़ेगा या घटेगा। और जब इंफीरियर गुड्स मतलब बहुत सस्ता सामान, मतलब क्या चीप गुड्स जो होते हैं वो सब, चीप गुड्स एक तरीके से सस्ता बोलते हैं उनको, उसको इनएक्सपेंसिव जो कि बहुत बहुत सस्ता, जैसे कि मैच स्टिक हो गया, मैच स्टिक हो गया ना, और सॉल्ट हो गया, तो वो सब क्या है एक तरीके से बहुत सस्ता है। इंफीरियर गुड्स को हम लोग बोलते हैं कि जो नॉर्मल पीपल लोग नहीं खा के उसको नीचे, मतलब जिसका इनकम बहुत कम रहता है वो लोग खाते हैं। तो अगर मान लो कि इनकम बढ़ गया, क्या हो गया इनकम बढ़ गया, अब इनकम के चेंज होने की वजह से इनकम बढ़ा, यहाँ प्राइस नहीं इनकम बढ़ा, अगर इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का, जो नॉर्मल गुड्स का डिमांड होगा वो बढ़ेगा। याद रखना क्या होगा कि अगर इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि लोग ज्यादा अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदने लगेंगे। फिर इंफीरियर गुड्स जो बहुत सस्ता सामान होता है वो क्या होगा, अगर इनकम बढ़ेगा इसमें तो जो इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स मतलब जो बहुत नीचे तबके की सोसाइटी खाती है, मतलब ज्यादा महंगा सामान नहीं, तो इसका मतलब इसका जो इंफीरियर गुड्स का डिमांड होगा वो कम होगा। क्यों भाई, क्योंकि अब मान लो पहले आप सस्ता सामान खा रहे थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या करोगे और अच्छा सामान खाओगे ना, अब गुड सामान खाओगे, मतलब आप नॉर्मल गुड्स की तरफ जाओगे, है कि नहीं, नॉर्मल गुड्स की तरफ जाओगे, मतलब जो इंफीरियर गुड्स होगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और तीसरा कि अगर इनकम बढ़ता है, ठीक है, तो इनएक्सपेंसिव गुड्स जो होता है उसका डिमांड जो होता है वो कुछ हद तक बढ़ता है, लेकिन फिर नॉर्मल रहता है। जैसे कि अगर आप बोला जाए नॉर्मल मतलब कांस्टेंट रहता है, ज्यादा बढ़ता घटता नहीं, चाहे आपका इनकम बढ़े या घटे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 50,000 कमा रहे थे तो एक चम्मच आप अपने दाल में या फिर अपने सब्जी में नमक डाल रहे थे, अब 1 लाख रुपए कमाओगे तो 4 चम्मच नमक डालने लगोगे, या फिर 4 तिल्ली आप माचिस जलाने लगोगे, है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। एक घर में रहेगा तो एक ही पूजा पाठ होगा, सब चीज होगा। तो नॉर्मल गुड्स या इनएक्सपेंसिव गुड्स का जो रहता है वो डिमांड अनचेंज होता है। तो ये तीनों चीज के बारे में आई होप सो आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब यही अगर उल्टा हो जाता तो बस जस्ट उल्टा होता, इनकम अगर यहाँ पर नॉर्मल गुड्स का डिक्रीज हो जाएगा तो नॉर्मल गुड्स क्या होगा कि डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स कम खरीदने लगेगा। यहाँ पर इनकम अगर घट जाएगा, अगर इनकम घट गया तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि लोगों को ये लगने लगेगा कि भाई अब कहाँ से, अब महंगा सामान तो और नहीं खाएगा, तो ये चीज और ज्यादा खरीद के रखेगा ताकि और जो है वो महंगा वगैरह ना हो जाए। फिर ठीक है, तो आई होप सो ये चीज शानदार तरीके से समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नहीं समझ में आएगा दोबारा जरूर देखिएगा। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है डिमांड का। कंज्यूमर टेस्ट, अब मान लो कि लोगों का कोविड के बाद क्या हो रहा है कि भाई अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दें, मतलब लोग ज्यादा जिम जा रहे हैं। अब ज्यादा जिम जा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि लोगों का टेस्ट बदल रहा है, तो इसका मतलब टेस्ट बदलने का मतलब क्या है कि तो इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है किसका, जिम का। तो उसके वजह से भी, मतलब टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से भी लोगों का जो डिमांड है वो घटता बढ़ता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या, दो तरीके का रिलेटेड गुड्स होता है प्राइस का। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है जिसको हम लोग कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि ये टी है और ये कॉफी है, ठीक है, ये क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जिसको एक के साथ दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर ये कंज्यूम कर सकते हैं, इसके जगह पर ये कंज्यूम कर सकते हैं। और ये दोनों क्या साथ में लेना पड़ेगा, मतलब क्या टुगेदर कंज्यूम करना पड़ेगा। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, द गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द गुड्स विच आर रिप्लेस्ड बाय द अनदर गुड्स इज नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। जिसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं एक गुड्स से दूसरे गुड्स को, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे यहाँ पेट्रोल था और ये कार है, तो पेट्रोल और कार को हम लोग साथ में ही यूज करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पेट्रोल हम अलग यूज कर रहे हैं कार अलग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ चीज समझ में आया होगा। अब यहाँ पर समझते हैं तो टी का दाम में क्या होता है और उसकी वजह से डिमांड क्या होता है। अब मान लो चाय का दाम बढ़ा, प्राइस ऑफ टी बढ़ा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब जब कोई भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो दूसरा होगा, अब चाय का दाम बढ़ गया भाई, तो लोग अब चाय नहीं पियेंगे, अब क्या पीने लगेंगे, कॉफी पीने लगेंगे, मतलब जो क्वांटिटी डिमांड होगा कॉफी का वो बढ़ जाएगा। आई बात समझ में, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो उसके साथ वाला गुड्स है उसके प्राइस में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उसके साथ वाले गुड्स का जो डिमांड है वो कम ज्यादा हो जा रहा है। क्लियर, अगर इसका प्राइस बढ़ गया भाई तो लोग इसको क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा करने लगेंगे। तो ये समझ में प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, ये बात याद रखना है।
तो यहाँ पर यह समझना है कि टी और कॉफी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जैसा कि अभी बताए थे पिछले में ज्वाइंट डिमांड में हमने, तो यहाँ पर अगर प्राइस मान लो पेट्रोल का बढ़ा तो क्वांटिटी जो डिमांडेड होगा वो भी क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ गया अगर तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। और अगर इसका प्राइस बढ़ गया, किसका, कार का, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कार महंगी हो जाएगी तो लोग कार कम खरीदेगा, कार कम खरीदेगा तो पेट्रोल कम यूज होगा, तो इसका मतलब उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। याद समझ में आया यहाँ पर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, द वे द डिमांड फॉर वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट, कि एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे गुड्स के डिमांड में चेंज होना, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस डिमांड भी बोलते हैं या फिर क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो अगर कहीं आ गया कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट इज द वे ऑफ डिमांड ऑफ वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, की एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड इफेक्ट होता है दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से, मतलब दूसरे प्रोडक्ट का जो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है उसकी वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस। क्योंकि क्रॉस हो रहा है इसके बदले ये, इसके बदले ये, तो अगर क्रॉस हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इसको दूसरा नाम जो बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्राइस इफेक्ट, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। जो पांचवा है कौन सा फैक्टर, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अगर मान लो कंज्यूमर है, ये लोग कंज्यूमर है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो होगा वो प्राइस बढ़ेगा कोई भी चीज का, जैसे वो रेफ्रिजरेटर लेना चाह रहे हैं, अगर रेफ्रिजरेटर लेना चाह रहे हैं, ये बोले आने वाले समय में अगर प्राइस बढ़ेगा तो अभी क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड, अभी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी खरीद लेंगे ना लोग, बाद में नहीं खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि बाद में उनको ये लग रहा है, उन लोगों को ये लग रहा है मार्केट के हिसाब से कि प्राइस बढ़ने वाला है। दूसरे केस में क्या होगा, अगर प्राइस घटेगा, अगर लोगों को ये लग रहा है कि प्राइस जो है वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं, तो अगर घटेगा, लग रहा है उनको प्राइस घटेगा, तो आने वाले मतलब अभी जो होगा वो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, सॉरी घट जाएगा, क्योंकि वो बाद में जाकर वो चीज को परचेस करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन की क्या वो सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि प्राइस अगर बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा वो सोच रहे हैं आने वाले समय में, तो अभी क्या करेंगे, वो ज्यादा अभी सामान खरीद के रख लेंगे। अगर उनको ये लगेगा प्राइस आने वाले समय में कम होगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड बाद में ही खरीदेंगे, मतलब बाद में ही अपनी डिमांड को पूरा करेंगे। तो आई होप सो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर था या फिर कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट था, पार्ट 1, वो कंप्लीट हो गया, अपलोड हो रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। शानदार तरीके से मैंने वहां पर एक्सप्लेन करा है, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह सारा चीज है, उसके चैप्टर्स के चीजों को हमने वहां डिस्कस करा है। हमने डिस्कस करा था उसमें डिमांड के बारे में, मीनिंग के बारे में, और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और उसके साथ साथ टाइप्स को भी, कितने टाइप्स ऑफ डिमांड होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में या फर्स्ट पार्ट में जो है वो हो रखा है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, और डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, ठीक है, और एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये सब सारा चीज जो होगा वो आज हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे बहुत शानदार तरीके से। तीसरा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होता है भाई इसमें। तो थोड़ा सा ये चीज अगर आप लोग देख लीजिएगा, 30 मिनट का वीडियो है, ये भी कुछ उतना ही मिनट का वीडियो रहेगा, तो मतलब करीबन आपका 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप लोग सही तरीके से इसको करके चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिमांड फंक्शन आखिरकार क्या होता है, तो व्हाट डू मीन बाय द डिमांड फंक्शन, क्या आखिरकार डिमांड फंक्शन होता क्या है। तो अ डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स डिटरमिनेंट। क्या बोलता है, शानदार तरीके से समझ कि देखो हमने कि जो एक प्रोडक्ट का डिमांड होता है और उसके जितने भी डिटरमिनेंट्स होते हैं, मतलब जिसकी वजह से डिमांड चेंज होता है, उन दोनों बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से डिमांड फंक्शन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डिमांड का जो होता है चेंज होता है प्राइस के हिसाब से, तो उनके जो बीच का रिलेशनशिप है, कि प्राइस की वजह से कितना डिमांड चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है, तो उन दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। अगर डिमांड फंक्शन को देखा जाए तो वो प्राइस से चेंज होता है उसके डिटरमिनेंट्स, जैसे पी मतलब क्या, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देखो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर देखा जाए वाई फॉर क्या होगा, वाई फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। टी मतलब क्या होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। उसके बाद क्या है, एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, तो ई से हो गया। एच से क्या हो गया, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन का साइज चेंज होने की वजह से, मतलब मान लो कि पहले पॉपुलेशन 4 लोग एक कम्युनिटी में रह रहे थे, या फिर बोला जाए छोड़ो, यहाँ 4000 लोग एक मोहल्ले में रह रहे थे, अब वो 5000 हो गए, तो भाई 4000 जो लोग डिमांड कर रहे थे
वहां पर उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा जब 5000 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इफेक्ट हो रहा है, तो एक तरीके से हमारा यहाँ पर हो जाता है। वाई मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से इनकम अगर पहले से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, मतलब पुअर्स में ज्यादा इनकम बढ़ जाता है, तो अब उससे भी एक तरीके से डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट पॉलिसी से भी डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब क्या थे, फंक्शंस हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं और जिसकी वजह से जो डिमांड हो रहा है प्रोडक्ट में, उसमें चेंजेस जो हो रहे हैं, उन दोनों के रिलेशन को हम लोग डिमांड फंक्शन बोलते हैं। इसमें ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आते हैं जो मेन टॉपिक है, थोड़ा सा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्या बोलता है भाई, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, या फिर ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, किसके किसके बीच में, कि कितना क्वांटिटी चेंज हो रहा है, किसके हिसाब से, प्राइस के हिसाब से। तो देखो लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार अगर देखा जाए तो ये बोला गया है कि प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो कम होता है, और जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। क्या होता है, प्राइस जो होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। जैसे ये मेन जो डेफिनेशन है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ऑल अदर थिंग रिमेन्स इक्वल, और सारा कोई भी डिटर्मिनेंट्स रोल प्ले नहीं करेगा, सारा चीज इक्वल होगा, लेकिन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, जब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा प्राइस के फॉल होने पर, एंड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस राइजेस, और जब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगा कब, जब प्राइस राइज करने पर। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से लॉ ऑफ डिमांड। तो ये दो चीज होता है, आप लोग शानदार तरीके से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एजम्पशंस क्या है भाई, कौन कौन सी चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो चीज हमने देखा कि सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है और क्वांटिटी चेंज हो रहा है तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। अगर इनकम चेंज हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, तो वो सब में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा जब प्राइस चेंज हो रहा है क्वांटिटी के हिसाब से, या क्वांटिटी चेंज हो रहा है प्राइस के हिसाब से। तो यहाँ बोला गया लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मेन एजम्पशंस, कुछ एज्यूम किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है देयर शुड बी अ नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंज हो जाएगा तो उसके हिसाब से रिएक्ट करने लगेगा। देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट और प्रेफरेंस में भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जितने भी डिटर्मिनेंट्स थे सिर्फ प्राइस को छोड़कर उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, सारा चीज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या बोला जा रहा है, रिलेटेड कमोडिटी जो भी है, मतलब सप्लीमेंट्री गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो सब सारे रिमेन कांस्टेंट। द कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल कमोडिटी, नॉर्मल कमोडिटी होना चाहिए। जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस ऑफ द फ्यूचर वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जितने भी डिटर्मिनेंट्स है वो सारे कांस्टेंट रहेंगे अदर देन द प्राइस। क्लियर। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड आई होप सो आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं भाई, अब आगे चलते हैं, किस चीज में चलेंगे, आगे देखते हैं डिमांड स्केड्यूल के बारे में। क्या डिमांड स्केड्यूल क्या है, देखो दो तरीके का डिमांड होता है, एक डिमांड स्केड्यूल होता है, एक डिमांड कर्व होता है। डिमांड स्केड्यूल अगर देखा जाए, इसको थोड़ा सा यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें हम लोग, डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। क्या होता है, किसी भी डिमांड को अगर हम लोग टेबल के फॉर्म में अगर डिनोट कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिमांड स्केड्यूल। दैट शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड एट अ डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि जितना भी डिमांड किया जा रहा है डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड स्केड्यूल। जैसे डिमांड क्या है कि हमेशा इसको डिमांड स्केड्यूल को क्या टेबुलर फॉर्म में डिनोट करते हैं, और जितना भी डिमांड हो रहा है अभी मैं बताऊंगा भी, दो तरीके का होता है डिमांड स्केड्यूल, एक होता है क्या इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इज द टेबल विच शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को शो करता है जो भी परचेज किया जाता है डिफरेंट प्राइस पर बाय एन इंडिविजुअल, कि जो भी एक इंडिविजुअल के द्वारा जो भी परचेज किया जा रहा है, अगर हम लोग उसको टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ थोड़ा सा, अगर हम लोग इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात किया जाए तो डिमांड जो डिमांड स्केड्यूल होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, और एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। हमेशा हम लोग इसको किसके फॉर्म में डिनोट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखते हैं। अगर मान लो एक पर्सन है, कौन है, राम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि इधर लिख लेते हैं हम लोग प्राइस और इधर लिख लेते हैं हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे 5 रुपया प्राइस था तब ये 50 क्वांटिटी ला रहा था, कौन, सिर्फ राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि कितने पीरियड में, कौन से पीरियड में कितना, वो एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल, क्या, एन इंडिविजुअल, इसको याद रखना है
कि जो एन इंडिविजुअल जो जितना भी डिमांड कर रहा है, एन इंडिविजुअल कर रहा है। अब एन इंडिविजुअल कर रहा है, इसका मतलब 5 रुपए में 50 क्वांटिटी। अब 6 रुपए जैसे हुआ वो 40 करने लगा। 7 होगा, क्यों कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम होगा, 30 होने लगा। ठीक है, 8 होगा वैसे 20 करने लगा। तो डिफरेंट प्राइसेस पर जो भी कमोडिटीज वो डिमांड करता है, हम लोग उसको, और हम लोग अगर उसको उस चीज को हम लोग टेबल के फॉर्म में डिनोट करें, क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म हो जाता है कि नहीं, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे टेबल बना के ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में आराम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्म में। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अब मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होगा भाई, मार्केट डिमांड स्केड्यूल में बहुत सारे हो जाएंगे कस्टमर। अब राम जैसे बहुत सारे कस्टमर है भाई, तो यहाँ भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। अब मान लो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। अब जितने भी क्वांटिटी, अब जैसे मान लो कि एक बंदे ने क्वांटिटी डिमांडेड बाय 1 पर्सन, क्वांटिटी डिमांडेड बाय सेकंड पर्सन, इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के द्वारा डिमांड किया जाएगा, है कि नहीं, बहुत सारे लोगों के द्वारा डिमांड किया जाएगा, तो हम लोग 2 ले लेते हैं। तो प्राइस तो सेम रहेगा, पहले 5 रुपया था, फिर 6 रुपया था, फिर 7 रुपया था, फिर 8 रुपया। मान लो ये क्वांटिटी डिमांड कर रहा था 50 रुपया, अब ये कर रहा था क्वांटिटी 2 में ये 60 कर रहा था, तो ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, ये 20 हो गया। अब ये मान लो 50 हो गया, ये 40 हो गया और ये 30 हो गया। तो ये अलग अलग लोग हैं, इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो होंगे वो क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे। तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 110, तो ये मार्केट डिमांड हो जाएगा। ठीक है, ये मार्केट डिमांड। फिर इन दोनों को करेंगे तो 90 हो जाएगा। मतलब क्या, 5 रुपया में टोटल डिमांड कितना किया जा रहा है, मार्केट डिमांड 110, 6 रुपए में किया जा रहा है 90, 7 रुपए में किया जा रहा है 70 और 8 रुपए में किया जा रहा है 50। तो हम लोग ये मार्केट डिमांड, तो ये लास्ट में क्या मार्केट डिमांड को डिनोट करेंगे। तो दोनों को हम लोग टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए स्केड्यूल कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज बोला गया यहाँ पर डेफिनेशन में भी, आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। अब यहाँ मार्केट डिमांड स्केड्यूल बोला गया। मार्केट डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबल विच शोज, वो शो क्या कर रहा है, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द बायर्स, कि जितने भी बायर्स या कंज्यूमर्स है विलिंग टू परचेस एट अ डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, कि जितना भी ऑल बायर्स खरीदना चाह रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, उस चीज को डिनोट किया जा रहा है किसमें, टेबुलर फॉर्म में। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से डिमांड स्केड्यूल बोलेंगे। तो आई होप सो ये चीज यहाँ पर क्लियर होगा। तो यहाँ ये भी चीज समझ में आ गया, डेफिनेशन भी और थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी। अब आते हैं डिमांड कर्व। अब जो डिमांड कर्व होता है वो भी 2 तरीके का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक होता है मार्केट डिमांड कर्व। अब कर्व जो होता है वो हमेशा ग्राफिकल फॉर्म में डिनोट किया जाता है, मतलब ग्राफ के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। अगर हम लोग डिमांड को ग्राफ के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व। जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर अ गुड्स इज अ कर्व दैट शोज अ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ गुड्स which an individual consumer is willing to buy, या willing to buy, individual consumer willing to buy कर रहा है at a given period of time। सारा चीज वही है, बस यहाँ पर individual demand curve is that curve which shows the different quantities of goods, और इसको शो करते हैं हमेशा ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, सेम उसी तरीके से मार्केट डिमांड कर्व है कि जितने ऑल द बायर्स, क्या होगा यहाँ पर कि ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट आर विलिंग टू बाय एट अ डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग द सेम टाइम। ठीक है, इट इज अ कर्व। ये क्या होता है, कर्व होता है, वो क्या है, स्केड्यूल है, टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। अब इसको भी कैसे बनाते हैं भाई, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो, अब आते हैं क्या, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और यहाँ क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। यहाँ क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड जो होगा कर्व। अब जो मार्केट डिमांड कर्व होगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा वो समझेंगे। यहाँ पर मान लो कि कर्व का मतलब ये हो जाएगा, ये प्राइस हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्वांटिटी। अब मान लो कि पहले प्राइस इतना था, मान लो प्राइस 5 रुपया था, तब वो 10 क्वांटिटी खरीद रहा था। अब प्राइस 6 रुपया हो गया तो क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया, मतलब 8 क्वांटिटी हो गया। अब मान लो प्राइस कम भी हो गया तो ये क्वांटिटी ज्यादा हो गया, ये 12 हो गया। तो डिमांड कर्व जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो डिमांड कर्व हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऐसे हो जाएगा। तो ये पूरा ये क्या हो जा रहा है, ये डिमांड कर्व हो जा रहा है। ये क्या है, डिमांड कर्व। और ये हम किसका डिनोट कर रहे हैं, डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंसान जब प्राइस 5 हो रहा है, जब प्राइस या फिर 6 हो रहा है, 6 हो रहा है तो 8 क्वांटिटी खरीद रहा है, 5 हो रहा है तब 10 खरीद रहा है, और जब 4 हो रहा है तो 12 खरीद रहा है। तो हम लोग एक इंडिविजुअल के बारे में बात की है। सेम उसी तरीके से जो मार्केट हो जाएगा वो अलग अलग दोनों का बन जाएगा। अब जैसे ये मान लो कि
ये एक इंसान का था। अब दूसरे इंसान का बना लेते हैं। दूसरे इंसान का इसी तरीके से मान लो प्राइस सेम रहेगा। अब प्राइस 5 है तो वो 12 कर रहा था, प्राइस 5 है तब 12 कर रहा था। अब प्राइस 6 हो गया तो मान लो कि ये 10 कर रहा है। अब प्राइस 4 हो गया तो ये मान लो 15 कर रहा है। क्या प्राइस 4 हो गया तब ये 15 कर रहा है। तो यहाँ पर भी डिमांड जो कर्व होगा वो हमारा ऐसे आ जाएगा, ऐसे पूरा आएगा, ठीक है। तो ये डिमांड कर्व हो गया। तो ये दूसरे का हो गया। अब डिमांड कर्व अब बी हो गया। क्या डिमांड कर्व, यहाँ भी डिमांड कर्व हो गया। मान लो कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो मतलब क्या मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व मतलब 5 रुपए में कितना हो जाएगा। अब समझो यहाँ पर बात कि यहाँ पर 8 हो रहा था, मतलब 4 का ऐसे जोड़ लेते हैं। 4 का क्या हो रहा था 12, और यहाँ पर 4 का क्या हो रहा था 15। तो 12 और 15 कितना हो गया 27। मतलब 4 यूनिट पर कितना हो रहा है 27 हो रहा है। मतलब 4 रुपया पर 27 क्वांटिटी को मार्केट डिमांड, ये मार्केट डिमांड हो जाएगा। ये मार्केट डिमांड, क्योंकि सारे लोगों के द्वारा जितना किया जा रहा है तो ये मार्केट डिमांड हो गया। अब 5 पर, तो 5 पर क्या किया जाता है, यहाँ पर 10 किया जाता है, यहाँ 12, तो कितना हो गया 10 और 12 22। मतलब जब 5 रुपए हुआ तब कितना किया जा रहा है 22 किया जा रहा है। तो यहाँ पर 22 कर लेते हैं क्वांटिटी इधर, ठीक है। इधर अगर मान लो कि 6 हो गया तो 6 होने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा था, 18 हो गया। तो 6 होने पर कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इधर होता है y, इधर होता है x। तो ये हमारा कौन सा डिमांड हो गया, ये हमारा, ये एक तरीके से हमारा हो गया यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व। ये क्या हो गया मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व समझ में आया? आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। तो अगर हम लोग डिमांड कर्व में दोनों को इकट्ठा करके बताते हैं, ठीक है। आई होप सो यहाँ चीज क्लियर होगा। अब आते हैं कि आखिरकार क्या रीजन होता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। देखो डिमांड कर्व जो होता है हमेशा क्या होता है डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्या होता है डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि जो प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। अब इधर क्वांटिटी होता है, इधर प्राइस होता है, ये एक्स है, इधर वाई है, तो हमेशा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। डिमांड जो होता है वो क्या होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। वो क्यों भाई? क्योंकि प्राइस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी होता है। तो बोला जाए डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट से, आपके लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। द नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, इसको क्या बोलते हैं नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि जो जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटता है, और जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ता है। मतलब दोनों के बीच में क्या है नेगेटिव रिलेशन है। मतलब जैसा हरकत प्राइस कर रहा है वैसा हरकत क्वांटिटी नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इसके रीजन क्या है बोलेगा कि एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि भाई कौन कौन से रीजन से ये बताइए, तो पहला क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरा क्या इनकम इफेक्ट होता है, ठीक है। इनकम इफेक्ट की वजह से भी कि अगर पर्टिकुलर चीजों का अगर इनकम घट बढ़ रहा है तो उसके वजह से भी डिमांड में कमी है, ज्यादा हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर की वजह से, और सेवरल यूजेज ऑफ कमोडिटी, और ये बहुत सारे कमोडिटी के यूज करने की वजह से। तो ये सब सारे क्या कि रीजंस हैं जिसकी वजह से जो डिमांड है वो स्लोप डाउनवर्ड है। तो आई होप सो रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे थोड़ा सा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। मतलब एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मींस द डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। वहां पर क्या होगा पॉजिटिव स्लोप होगा। फिर डिमांड कर्व हम लोग डाउनवर्ड स्लोप देखें, यहाँ पॉजिटिव मतलब क्या ऊपर की ओर जाएगा, ये अपवर्ड हो जाएगा अगर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। क्यों? एक्सेप्शन का मतलब में क्या हो जाता है भाई कि जब प्राइस बढ़ता है तो कभी कभी क्या होता है क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ता है, और जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घट गया। मतलब प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। कब? जब एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। मतलब जब लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है तब एक्सेप्शन काम कर रहा है। तो बहुत बारी होता है। जैसे पहला जो बताया गया है गिफिन गुड्स के बारे में। अब गिफिन गुड्स के बारे में अगर देखा जाए तो वो इकोनॉमिस्ट थे सर रॉबर्ट गिफिन, उन्होंने ये गिफिन गुड्स का एग्जाम्पल दिया था, ये इसको सबसे पहली बार बताया गया था। उन्होंने बोला था कि गिफिन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स on which a consumer spend a large part of income and the demand for which falls with the fall in price। कि मतलब क्या बोल रहा है कि गिफिन गुड्स का क्या होता है कि जो डिमांड होता है, क्या होता है गिफिन गुड्स का, जो गिफिन गुड्स का होता है वो डिमांड फॉल हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है जब प्राइस कम होता है, ठीक है। प्राइस कम होता है, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड ऑफ गिफिन गुड्स क्या होगा वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का इंफीरियर गुड्स है, एक सस्ता गुड है, और जब प्राइस अप हो जाता है तो इसका गिफिन गुड्स का कि जो डिमांड होगा वो अप हो जाएगा। तो इसका क्या है
एक तरीके से एक्सेप्शन काम कर रहा है कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिवन गुड्स, है कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा डिमांड काम कर रहा है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आई होप सो समझ में आया होगा गिवन गुड्स। अब आते हैं आगे, क्या है भाई, अब बोला जाए आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील में भी होता है, मान लो बहुत सारे लोग होते हैं वो दिखावट की वजह से करते हैं काम, दिखावट की वजह से, जैसे कि एक तरीके से बोला जाए कि जो बड़े घराने के लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो जैसे ही मार्केट में डिमांड आता है, मतलब डिमांड या फिर डिमांड होता है डायमंड का, जैसे डिमांड मान लो कि नया कोई डायमंड आ गया, तो डायमंड का प्राइस चाहे कितना भी हाई क्यों ना हो जाए, वो लोग ये सोचते हैं कि प्राइस जितना ज्यादा हाई है उतना ज्यादा इसका क्वांटिटी जो वो बिकता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि हमारी जो इज्जत है, प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज इज्जत जो है वो बनी रहेगी अगर हम महंगी महंगी गाड़ियों में महंगी महंगी चीजें खरीदेंगे जैसे मार्केट में आएगा। इसे देखना, जब कभी भी नया आईफोन वगैरह लॉन्च होता है तो बहुत दामों में, तो वो तुरंत एक्टर एक्ट्रेस होंगे वो ले लेते हैं ताकि उनकी जो एक तरीके से प्रेस्टीज है मार्केट में वो बनी रहे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है देयरफॉर अ हाई प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द डायमंड बाय द रिच कंज्यूमर में इंक्रीज। उससे क्या होता है कि जैसे कितना भी प्राइस हाई हो जाए उसके बाद भी उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो होता है और हाई भी होता है। ठीक है, अब आते हैं एक्सेप्शन ऑफ क्या फिर एक्सपेक्टेशन अबाउट अ फ्यूचर प्राइस। अगर मान लो कोई कंज्यूमर है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मैंने बताया था डिटर्मिनेंट्स में भी, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है भाई, कि मान लो कि आने वाले समय में प्राइस जो बढ़ने वाला होगा, क्या कि भाई अभी ना 2-4 महीने के बाद कुछ चीज को प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी ही क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगा, ज्यादा खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि वो बाद में बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा कर रहा है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी हो रहा है कि नहीं। दूसरा, अगर कंज्यूमर ये सोच रहा है कि आने वाले समय में डिमांड, आने वाले समय में जो प्राइस होगा वो कम होगा, मूल्य जो होगा कम होगा, हिंदी हो गया, लेकिन जो प्राइस होगा वो कम होगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड अभी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अभी नहीं खरीदेंगे, जब प्राइस कम होगा तब खरीदेंगे। तो यहाँ पर भी क्या काम कर रहा है, लॉ ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इमरजेंसी में, जैसे कोविड वाले सिचुएशन में, कोविड में क्या एक तरीके का इमरजेंसी हो गया था, तो उस वक्त भी लोगों ने क्या करा था, प्राइस जितना हाई जा रहा था कि भाई प्राइस और ज्यादा ना बढ़ जाए और ना ज्यादा बढ़ जाए, इसी वजह से क्वांटिटी अभी आप ज्यादा खरीद के रख लो। तो वो चीज क्या हो जाता है, इमरजेंसी में जो होता है वहां पर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड काम करने लगता है। तो आई होप सो आप लोगों को पूरा चीज समझ में आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और लॉ ऑफ डिमांड के ये पार्ट नंबर 3 है उसको कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा था, हम लोगों ने पार्ट सेकंड भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा है। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईएएससी 12th के लिए। तो इसी रेस्पेक्टिव से देखते जाइएगा क्योंकि ये 2024 और 25 के सेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जो कि एक शुरुआती स्थिति है। इसके बाद हम लोग सप्लाई को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिमांड पढ़ा था, उसके फैक्टर्स, उसके टाइप्स के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, डेरिवेशन ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हम लोगों ने एक्सेप्शन के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम लोग जो पार्ट 3 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। क्या पढ़ेंगे? मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर जानेंगे। क्लियर? तो मूवमेंट और शिफ्ट के जो टॉपिक है वो एक टॉपिक थोड़ा सा डायग्रामेटिक हो जाता है, या फिर डायग्राम के पर्सपेक्टिव से समझना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा और फिर साथ ही साथ हम लोग मूवमेंट और शिफ्ट को बहुत शानदार तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी किसी को भी अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग हाई बोलकर भेज सकते हैं। आप लोगों को नोट्स वगैरह जो होगा वो फ्रीली अवेलेबल करा दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो अगर लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों ने जो पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो उसमें बहुत शानदार तरीके से मैंने डिस्कस करा था। तो हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि अगर प्राइस जो है अगर वो बढ़ता है और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है। ठीक है, और अगर प्राइस घटता है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करा था। तो ये क्या होता था, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ द प्राइस विल इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, एंड इफ द प्राइस विल डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार हमें ये समझने को मिलता है कि और सारी चीजें जितनी भी अदर डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या है, अदर डिटर्मिनेंट्स हैं, वो सब सारे कांस्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड उसी चीज पर काम करेगा जहां पर प्राइस रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो प्राइस को रोल प्ले करना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने दूसरा चीज ये भी सीखा था, क्या सीखा था कि जो लॉ ऑफ डिमांड में जो डिमांड का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। बहुत शानदार तरीके से पढ़े थे हम लोग, क्या होता था, डाउनवर्ड स्लोप। तो डाउनवर्ड स्लोप में ये इसलिए होता था क्यों, क्योंकि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। क्या होता था, जो प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी हो जाता है, जिस वजह से जो लॉ ऑफ डिमांड है या फिर डिमांड का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। क्योंकि प्राइस जो होता है वो अगर बढ़ रहा होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा होता है, तो उल्टा इफेक्ट है। तो उल्टा इसका मतलब क्या, कि हमारा ये डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड हो जाएगा। तो आई होप सो ये चीजें कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम लोग मूवमेंट और शिफ्ट, देखो दो चीज है, एक होता है मूवमेंट और एक होता है शिफ्ट। अब दोनों अलग अलग चीजें हैं थोड़ी से। अगर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर अगर दूसरा चीज देखा जाए तो दूसरा चीज क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। क्यों भाई कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, क्योंकि हम लोग दोनों चीज इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो प्राइस जब बढ़ेगा तब क्या हालत होगी भाई, प्राइस जब कम होगा तब क्या हालत होगी, मतलब तब क्या हमारा स्लोप कैसा होगा या फिर डिमांड कर्व कैसा होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा कि एक्सपेंशन होगा। लेकिन दूसरी तरफ से हम लोग अगर प्राइस कांस्टेंट है, क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग तीनों केस पढ़ लेना कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तब क्या डिमांड में कमी और हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिमांड जब कम हो रहा है मतलब जो प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और तीसरा क्या है, जो हम लोग प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट में हम लोग शिफ्ट में ये बोलते हैं कि शिफ्ट में क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है और इसमें अगर क्वांटिटी जो होता है वो चेंज होता है तो क्या होता है, तो दो चीज होता है यहाँ पर, इंक्रीज और डिक्रीज। तो हम लोग शानदार तरीके से भी पढ़ेंगे क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड कर्व। तो ये दो चीज होता है कि नहीं। तो आई होप सो मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है कि मूव कैसे कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पर एक बात और रखना है कि अप मूव कर रहा है या फिर डाउनवर्ड मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो ये चीज, और यहाँ पर जो शिफ्ट में होगा, शिफ्ट में हम लोग क्या जानेंगे कि क्या ये लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है या फिर राइट कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट, यहाँ पर लेफ्ट और राइट चलेंगे, यहाँ पर अप एंड डाउन। तो अपवर्ड में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा कि एक्सपेंशन होगा, डाउनवर्ड में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए ध्यानपूर्वक। हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले ए में पढ़ेंगे क्या, मूवमेंट के बारे में। तो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होगा, मूवमेंट अगर डिमांड कर्व में होगा तो वो क्या होगा। तो मूवमेंट में मैंने बताया कि दो चीज होता है, एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब प्राइस बढ़ रहा है, पी से P2 जा रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है। अब पी से अगर प्राइस P2 जा रहा है, क्या जा रहा है, P2 जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले प्राइस इतना था तो यहाँ पर पॉइंट बन रहा था, अब प्राइस P2 चला गया, मतलब क्या, प्राइस बढ़ गया। तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो कम होता है कि नहीं। तो प्राइस P पहले यहाँ पर था, तो P यहाँ पर था तो क्वांटिटी इतना हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब P ऊपर की ओर चल गया, मतलब क्या, कौन सा मूवमेंट हुआ, ये अपवर्ड मूवमेंट हुआ। क्या हुआ, अप गया, मतलब क्या हो गया, अपवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट में क्वांटिटी क्या हो रहा है, यहाँ देखो क्वांटिटी क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। अपवर्ड क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अपवर्ड मूवमेंट कभी भी करेगा तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, अभी डिटेल में भी मैंने डिस्कस करा इसको, डिमांड कर्व। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को एक ये बता रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ से समझ पाए, ठीक है। तो मतलब प्राइस ऊपर बढ़ गया, प्राइस जैसे ही ऊपर बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो गया, है कि नहीं, क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया, क्वांटिटी Q से Q2 चला गया, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब दूसरा आते हैं, जब प्राइस कम हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, अब जब प्राइस P से P2 ना जाकर P1 जा रहा है, मतलब प्राइस कम हो रहा है। तो जब प्राइस कम होता है तो लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। तो ये चीज हम लोग जानते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि पहले क्वांटिटी इतना था, अब जब प्राइस कम हुआ, अब जब ये प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड देखो बढ़कर कितना हो गया, यहाँ आ गया, मतलब ये क्या हो गया, डाउनवर्ड आ गया। ये क्या है, डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अब डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, अब डाउनवर्ड का मतलब अगर देखा जाए, डाउनवर्ड का मतलब तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
डाउनवर्ड का मतलब हो गया कि क्वांटिटी बढ़ रहा है। अब क्वांटिटी बढ़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंशन। कभी भी किसी भी चीज, कोई चीज बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ पर चीजें कंप्लीट होंगी कि एक्सपेंशन क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आते हैं, डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अब डिटेल में जानते हैं पहले एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व अगर देखा जाए तो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी, क्या हो रहा है, जब इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, एंड बिकॉज ऑफ द फॉल इन इट्स प्राइस, क्या हो रहा है, जब फॉल हो रहा है प्राइस में, मतलब जब 10 रुपया से कोई चीज 8 रुपया हो गया, मतलब 10 रुपया था पहले, अब कितना हो गया, 10 रुपया पर पहले 150 यूनिट वो खरीद रहा था, अब क्या हो गया, 8 रुपया हो गया, मतलब प्राइस कम हो गया। अब जब प्राइस कम हो गया तो 200 हो गया, मतलब क्या हो गया, प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ गया। अब क्वांटिटी बढ़ गया मतलब क्या हो गया, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। क्या हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं अगर अलग अलग आ गया, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। अब जब डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया तो हमारा क्या होगा, वो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व रिजल्ट्स इन अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है अगर एक्सपेंशन हो रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व और इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम लोग इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं। तो आई होप सो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। क्या हो गया कि प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी ज्यादा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, प्राइस यहाँ से यहाँ कम हुआ तो क्वांटिटी ज्यादा हो गया। एक्सपेंशन इन डिमांड आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या था, व्हेन देयर इज अ फॉल इन द क्वांटिटी, अगर फॉल इन द क्वांटिटी हो जाए, क्वांटिटी कम हो जाए बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस। क्या, क्योंकि प्राइस में इंक्रीज हुआ है, बाय कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, और अदर फैक्टर क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, पहले कितना था, 10 रुपया था, अब 10 रुपया पर 150 क्वांटिटी पहले खरीद रहा था, ठीक है, कोई बंदा, अब वो 15 रुपया हो गया, मतलब क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। अब जब प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब 100 ही खरीद रहा है, मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ा, जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, कम हो गया। अब कम होने की वजह से क्या हो गया, ये अपवर्ड मूवमेंट गया, कहाँ गया, अपवर्ड गया। और अभी मैंने बताया बहुत शानदार तरीके से, अगर अपवर्ड मूवमेंट जाता है तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहां बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व रिजल्ट इन अपवर्ड मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व में, जिसको हम लोग डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं। तो आई होप सो ये भी चीज आपका कंप्लीट होगा, यहां भी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आते हैं, अब आ गया आपका मूवमेंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग शिफ्ट में, ठीक है, कि चेंज इन द डिमांड क्या हो रहा है जब शिफ्ट इन द डिमांड कर्व हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट में एक बात याद रखना है कि प्राइस जो रहेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे करके हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या कंडीशन बन सकता है। तो अगर प्राइस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, ये बढ़ेगा या ये घटेगा, ठीक है। अगर वहां बढ़ रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, क्वांटिटी बढ़ रहा है मतलब इंक्रीज इन डिमांड। अगर क्वांटिटी घटेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर ये प्राइस क्या सेम है, पूरा प्राइस सेम है। अब जब प्राइस सेम है तो क्वांटिटी पहले मान लो क्यू किया जा रहा था, अब क्वांटिटी उसी प्राइस पर बढ़ गया, उसी प्राइस पर बढ़ गया, मतलब डिमांड जो कर्व था डाउनवर्ड वो पहले ये था, ठीक है, डी था, अब क्या हो गया, वो D1 हो गया। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गया। अब क्वांटिटी बढ़ गया तो ये डिमांड क्या हो गया, देखिए D2 से बढ़कर क्या हो गया, D1, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया ना, डिमांड कर्व बढ़ गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड कर्व, ठीक है। अब दूसरी तरफ से क्या हो गया, जब डिमांड कम हो गया, Q से Q2 हो गया, अब Q से Q2 हो गया मतलब D से D नहीं सॉरी D से D2 नहीं, D से D है, ठीक है, D से D से अब D से क्या हो गया, D2 और D2 हो गया, मतलब D से D2 हो गया या D से D2 हो गया, तब ये क्या हो गया, डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज क्यों हुआ भाई, क्योंकि क्वांटिटी कम हुआ, अब क्वांटिटी कम होगा तो डिक्रीज इन डिमांड होगा, क्लियर, तो डिक्रीज इन डिमांड हो गया। तो आई होप सो ये भी चीज आ गया जहां प्राइस कांस्टेंट रहेगा, हमेशा याद रखना शिफ्ट में प्राइस कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं भाई, तो डिटेल में अब हम लोग एक एक कर अब बोला जा रहा है इंक्रीज इन डिमांड। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी, क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज हो रहा है
ऑफ द कमोडिटी बिकॉज एनी अदर फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या हो रहा है, दूसरे फैक्टर की वजह से, उसमें प्राइस इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये क्वांटिटी जो चेंज हो रहा है उसमें प्राइस का कोई रोल नहीं है, अदर फैक्टर की वजह से। क्या अदर फैक्टर, चाहे वो इनकम हो जाए, अभी डिटरमिनेंट्स में पढ़ाया था, या क्लाइमेट हो जाए, या फिर एक्सपेक्टेशन हो जाए, तो वो सब सारा, या फिर प्रेफरेंस हो जाए, तो वो सब सारे की वजह से चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर क्वांटिटी बढ़ जाए प्राइस सेम रहे, देखो प्राइस 10 रुपया ही है, 10 रुपया भी है, 10 रुपया पर जब अगर हो रहा था 10 रुपया पर 150 क्वांटिटी पहले खरीदा जा रहा था, ठीक है, अभी भी 10 ही रुपया है, लेकिन अब 200 यूनिट खरीदा जा रहा है। क्या हो गया, ये आफ्टर क्या हो गया, आफ्टर कुछ समय के बाद जब ये प्राइस सेम है लेकिन उसके बावजूद भी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गया, तो हम लोग क्या बोले, ये डिमांड का जो कर्व है वो डी से क्या हो गया, D1 हो गया। अब डी से D1 हो गया मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। क्या हो गया, यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से लिखा गया है, क्या, इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ बोला गया सिंपल टर्म्स में डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज एट द सेम प्राइस बिकॉज ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से अगर क्वांटिटी बढ़ा है प्राइस को छोड़कर, तो इसको हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट, वहाँ अपवर्ड शिफ्ट हो रहा था, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इंक्रीज इन डिमांड कौन सा शिफ्ट हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो आई होप सो ये चीजें यहाँ पर कंप्लीट होंगी, राइट वर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड। आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। अब आते हैं लास्ट जो है डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अब डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या हो गया, अब डिक्रीज इन डिमांड का मतलब व्हेन देयर इज अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्या हो रहा है, फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर अदर देन द प्राइस। किया, अब डिमांड पे फॉल हो जा रहा है, मतलब अभी भी प्राइस जो है वो आपका 10 रुपया है, लेकिन पहले क्वांटिटी क्या किया जा रहा था, पहले क्वांटिटी जो था वो 150 यूनिट किया जा रहा था, 150 यूनिट डिमांड किया जा रहा था, लेकिन अब वो क्या हो गया, 150 से घटकर क्या हो गया, कितना आ गया, 100 यूनिट हो गया। ये क्या हो गया, 100 यूनिट हो गया आफ्टर, ठीक है। अब 100 यूनिट हो गया आफ्टर में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले यहां पर हमारा डिमांड कर्व था डी, अब वो क्या हो गया, वो D1 हो गया। मतलब क्या हो गया कि यहां से यहां लेफ्टवर्ड गया, ये कौन सा शिफ्ट हुआ, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा मेरा, डिक्रीज इन डिमांड। क्या होगा, लेफ्टवर्ड। इन सिंपल वर्ड्स, डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस एट द सेम प्राइस बिकॉज द अदर चेंज। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व में, और लेफ्टवर्ड कभी भी शिफ्ट होता है तो हम लोग उसको डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। तो आई होप सो आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व होगा वो पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। डिमांड वाला चैप्टर बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है कि नहीं, हम लोगों ने डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें अभी भी दिक्कत है तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर चैनल ही है हमारा स्काइनॉमिक्स एकेडमी, उसमें प्लेलिस्ट जाइएगा आईसी बोर्ड इकोनॉमिक्स, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। खास कर मैं आईएससी बोर्ड से रिस्पेक्टिवली आज पढ़ाने वाला हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें बच्चों को दिक्कत होता है। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो पूरा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा इसका, वो सिर्फ क्या होगा, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट होगा। तो इसमें मैं न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस नहीं करा है, न्यूमेरिकल्स पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। पार्ट 2 में न्यूमेरिकल डिस्कस होगा, अब बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा वहां। इसमें कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या डिस्कस करा है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, है कि नहीं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग को, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कौन कौन सा फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंस क्या है, परसेंटेज मेथड के थ्रू, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, और जो न्यूमेरिकल्स होगा वो सिर्फ परसेंटेज मेथड से आता है, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स जो इसके सेकंड वाले पार्ट में करेंगे वो इसी का करेंगे, ठीक है। क्रॉस और इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है और उसको एक्सप्लेन करेंगे, और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। तो मैं डायग्राम भी मैंने बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर डिस्कस करा है, ठीक है। तो चलिए अंत तक वीडियो देखिएगा। अंत में मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से आप लोग और भी एक्सेल कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो सब सारी चीजों को साथ में देखकर चलते चलिए, ठीक है। चलिए पहले स्लाइड से चलते हैं। पहला बोला गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, हम लोग इलास्टिक के बारे में बोलते हैं कि डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, या फिर डिमांड कितना बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत घट रहा है, मतलब कितना परसेंटेज में चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। मतलब
द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। देखो दो चीज होता है डिमांड में, क्या क्या होता है भाई? दो चीज, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है प्राइस। एक होता है क्वांटिटी, एक होता है प्राइस। तो अगर हम लोग उसके रिस्पॉन्सिवनेस को जाने कि भाई मान लो कि प्राइस 20% बढ़ा है, तो जो क्वांटिटी है वो कितना परसेंट घटा है, तो उसके बारे में, उसके रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो चीज क्या होगा? हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स, नेमली द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से और या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर के चेंज होने की वजह से कितना क्वांटिटी या कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में मैंने बताया था, लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया था भाई? इफ द क्वांटिटी विल इंक्रीज देन द प्राइस विल, अगर मान लो कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। जिसका जो मैंने बताया था, इसका जो स्लोप होता है डिमांड का, डिमांड कर्व का, वो क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि जितना परसेंट चेंज हो रहा है, मान लो कि 20% चेंज हो रहा है क्वांटिटी में, कितना? 20% चेंज हो रहा है क्वांटिटी में। अब प्राइस में कितना परसेंट चेंज हो रहा है? मान लो कि 10% चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है? इसमें ये नहीं बोलेंगे कि बढ़ रहा है तो ज्यादा बढ़ा देंगे, घट रहा है तो नहीं, चेंज। तो मतलब 20% घट रहा है या बढ़ रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2। मतलब ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो गया? 2 हो गया। कि मतलब क्या? कि डिमांड की इलास्टिसिटी 2 के बराबर है। उसके बारे में भी शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि अगर 2 आ जाएगा तो हम लोग क्या चीज उसमें लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। जो पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस तो आप जानते हैं कि प्राइस के हिसाब से अगर क्वांटिटी चेंज हो रहा है तब वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। अगर मान लो दो कमोडिटी, एक एक्स है एक वाई है, अब एक्स कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने, जैसे क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या आएगा? टी और कॉफी, है कि नहीं? तो टी और कॉफी मतलब प्राइस ऑफ कॉफी विल, अगर टी के प्राइस का बढ़ गया तो क्वांटिटी किसका बढ़ जाएगा? कॉफी का। तो इस चीज के बारे में अगर हम लोग दो कमोडिटी के चीजों के बारे में या उसके इलास्टिक के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी। और इनकम तो आप लोग जानते हैं कि अगर मान लो कि इनकम अगर बढ़ रहा है, तो हमने 3 गुड्स का वहां पर डेफिनेशन दिया था कि इनकम बढ़ने से जो नॉर्मल गुड्स का डिमांड होता है वो भी बढ़ता है। तो एक तरीके से इनकम पर भी डिमांड डिपेंड करता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। ये वाला जो नंबर है, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये वाला जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा रिस्पेक्टिवली, तो आप लोग इस वाले नंबर पर हाई भेज दीजिएगा। जिस भी चैप्टर का चाहिए होगा तो वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो अगर बोला जाए तो 5 तरीके का होता है डिग्री ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जो कि ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अभी मैं शानदार तरीके से करके डिस्कस करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान से एक एक कर मैं अभी डिस्कस करूंगा। दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तीसरा जो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो जाए, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो जाए तो परफेक्टली इन इलास्टिक, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी हो जाए तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन 1 मतलब अगर इलास्टिक हो जाए, मतलब इसको ग्रेटर देन 1 भी बोलते हैं या फिर इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं, इलास्टिसिटी या इलास्टिक ऑफ डिमांड 4 में हो गया। जब ईडी इज ग्रेटर देन 1, कि मतलब ग्रेटर देन 1 होगा, जैसे कि अभी 2 आया था हमारा, तो वो किसके अंदर आएगा? ये ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, या फिर बोलेंगे इसको सिर्फ इलास्टिक डिमांड। और जो 5 होता है उसको हम लोग लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। जो ईडी इज स्मॉलर देन 1, जिसको हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आई होप सो ये वाला चीज कंप्लीट होगा। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है वो क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा इन्फिनिटी होगा तब क्या कहलाएगा? वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब यहां समझिए, अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन है वेयर डिमांड इज इनफिनाइट एट अ प्रिवेलिंग प्राइस। मतलब क्या हो रहा है? जब प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहे, क्या रहे? प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहे, वो प्राइस चेंज ना हो। ठीक है, ये चीज हो गया। पहला चीज क्या हो गया? कि प्राइस कांस्टेंट है, और दूसरा चीज क्या? कि क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी वो सिर्फ चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है?
प्राइस कांस्टेंट है लेकिन अगर क्वांटिटी चेंज हो रहा है, इट इज अ सिचुएशन where there is a slightest rise in the price causes a quantity demanded and to the fall to the zero। मतलब एक तरीके से बोल रहा है कि जिस पर प्राइस जो है वो देखो ये प्राइस सेम है, क्योंकि इधर जो होता है वाई एक्सिस पर वो हमेशा प्राइस डिनोट करता है और एक्स एक्सिस पर हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड डिनोट करता है। तो यहाँ प्राइस अगर सेम है और क्वांटिटी को हम लोग बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ रहा है घट रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा है और क्वांटिटी चेंज हो रहा है। क्वांटिटी चेंज होने का मतलब क्वांटिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आई होप सो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए सेकंड वाला सिचुएशन पढ़ते हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है। जस्ट उल्टा इलास्टिक का इन इलास्टिक। अगर मान लो कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड अगर कांस्टेंट है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो प्राइस हो रहा है तो वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पर कि ये वाला क्वांटिटी वाला था, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर हमेशा प्राइस आता है। तो अगर प्राइस मान लो कि प्राइस पी इज इक्वल टू, पहले मान लो कि 20 रुपया था, 20 रुपया प्राइस पर क्वांटिटी लोग कितना खरीद रहे थे, क्वांटिटी मान लो कि 100 क्वांटिटी खरीद रहे थे। लेकिन अभी P1 जो है प्राइस वो अभी कितना हो गया, P1 हो गया 25, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड अब भी मान लो कि 100 है। कि प्राइस बढ़ा लेकिन क्वांटिटी जो है वो सेम रहा, क्वांटिटी सेम रहा। तो इसका मतलब वो कौन सा सिचुएशन हो गया, एक तरीके से हमारा क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जहां पर कमोडिटी हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। इवन द ग्रेटर चेंज इन द प्राइस डज नॉट इम्पैक्ट द क्वांटिटी चेंजेस। कि प्राइस में चेंज होने के बावजूद भी अगर क्वांटिटी में चेंज नहीं होता है, देन वी कैन कॉल इट एज अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक हो जाता, उल्टा हो जाता, जैसे कि मैंने पिछले बार बोला है। यहाँ देखो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व्स सिचुएशन रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ प्राइस कॉजेस नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। कि प्राइस चेंज होने की वजह से उसके क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, देन वी कैन कॉल इट एज अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जो कि 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप सो सेकंड वाला भी पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। अब ये चीज क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है 20%, ठीक है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड मान लो कि बढ़ रहा है 20%। क्यों भाई, क्योंकि प्राइस जो है वो 20% घटा है। मान लो कि प्राइस में 20% घटा हुआ है, ठीक है, मतलब प्राइस जो है 20% घट गया किसी भी कमोडिटी का, किसी भी चीज का, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो 20% बढ़ गई। इसका मतलब कितना हुआ कि जितना क्वांटिटी चेंज हो रहा है उतना प्रतिशत, अगर उतना ही प्रतिशत मतलब उतना परसेंटेज में चेंज हो रहा है अगर प्राइस में, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे। देखो इसीलिए देखना कि जो प्राइस में है, यहाँ P था मान लो, यहाँ P1 हो गया, मतलब प्राइस बढ़ गया। अब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी क्या हो गया, क्वांटिटी कम हो गया मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर Q था, अब यहाँ पर Q1, कि मतलब सेम चेंज हुआ। देखो दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। मतलब इफ द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इन सेम प्रोपोर्शन, क्या चेंजेस इन सेम प्रोपोर्शन, अगर सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, it is a situation when the change in the quantity demanded in response to the change in the own price of the commodity such as total expenditure remain constant, जिसकी वजह से टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आई होप सो ये वाला भी कंप्लीट होगा, थर्ड वाला। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ और भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ और फिफ्थ बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, शांति से पढ़ते चलिए तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ में, इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 हो रहा है, मतलब क्या, मान लो कि प्राइस में, प्राइस जो है वो 10% घटा है। क्या हुआ, 10% जो है वो घटा है, मतलब प्राइस कितना घटा, 10%। तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है, मतलब जो चेंज हुआ है डिमांड में, वो कितना हो गया, मान लो कि 20%
बढ़ गया। ठीक है, मतलब प्राइस 10% ही कम हुआ लेकिन जो क्वांटिटी है वो ज्यादा चेंज हो गया। मतलब व्हेन द प्राइस चेंज वो होगा कम होगा क्वांटिटी से, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो रहा है। जैसे देखो प्राइस P1 से P2 आया, मान लो कि यहाँ 10% मतलब P1 से P2, लेकिन यहाँ पर जो क्वांटिटी है Q1 से Q2 हुआ वो ज्यादा हुआ है कि नहीं। मतलब क्या क्वांटिटी में चेंज हुआ वो ग्रेटर हुआ, क्वांटिटी चेंज इज ग्रेटर। अगर क्वांटिटी चेंज इज ग्रेटर होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि क्वांटिटी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं प्राइस चेंज होने की वजह से भी। मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी व्हेन द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, जब चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस। It's such the total expenditure of the commodities increase when the price of the when the price decreases and the total expenditure decreases when the price increases। ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना चीज नहीं, बस ये लिखना कि when the percentage change in the price is smaller than the percentage change in quantity demanded, मतलब जितना भी परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड वो अगर ग्रेटर है परसेंटेज चेंज इन द प्राइस तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं इसमें, खर्चा के अनुसार भी, लेकिन यहाँ पर प्राइस से रिलेटेड हम लोगों को बोलना है। ठीक है, आई होप सो फोर्थ वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट होगा। अब जस्ट इसी का उल्टा है इलास्टिक डिमांड, जिसको हम लोग बोलते हैं लेस देन द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, कि अगर ईडी इज स्मॉलर देन 1, मतलब जैसे कि मान लो कि प्राइस में 20% क्या हुआ, कमी आया, 20% कमी आया, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें 10% ही बढ़ा, मतलब प्राइस ज्यादा चेंज हुआ है। मतलब प्राइस चेंजेस, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर, मैंने बहुत शानदार तरीके से मैं बोल रहा हूं, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक डिमांड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन इलास्टिक डिमांड, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन इलास्टिक व्हेन देयर इज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस इज सच दैट द टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्चा हो जाएगा या फिर जो टोटल परसेंटेज हो जाएगा ऑफ द कमोडिटी, इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस राइजेस एंड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस फॉल्स। ठीक है, ये दूसरा चीज। लेकिन जब प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है प्राइस का ज्यादा इन कंपेयर टू द क्वांटिटी, देखो यहाँ पर परसेंटेज में जो चेंज हो रहा है, परसेंटेज का जो गैप है वो ज्यादा है इन प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक डिमांड। तो आई होप सो पांचों आपका डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका कंप्लीट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप सो ये चीज कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कौन सा मेथड होता है जिसकी वजह से हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं। देखो दो व्यू पॉइंट से देखते हैं हम लोग, क्या दो व्यू पॉइंट है, एक है पॉइंट इलास्टिसिटी, एक है आर्क इलास्टिसिटी। एक पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है, ये पूछा जाता है थोड़ा सा, तो आप लोग इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा। तो व्हेन द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, अगर मान लो कि ये पूरा डिमांड कर्व है, अगर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट को मेजर कर दिया कि भाई इस पॉइंट पर कितने प्राइस पर कितना डिमांड हो रहा था, मान लो इस पॉइंट पर अगर मान लो कि 20 रुपया था और इस पॉइंट पर 100 क्वांटिटी खरीदा जा रहा था। ठीक है, तो हम लोग किसी एक पॉइंट, किसी वन पॉइंट को अगर मेजर कर रहे हैं कोई भी डिमांड कर्व का, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर यहाँ का मेजर कर दिया, यहाँ का मेजर n है पॉइंट, और इस पॉइंट को मेजर कर दिया, तो वो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ डिमांड कर्व, की कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसका डिमांड कर्व का, अगर उसमें हम लोग डिमांड को मेजर करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आई होप सो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट होगा। अब आते हैं आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी क्या है, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट रेंज, अगर फाइनाइट रेंज में मेजर कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड अ आर्क ऑफ अ डिमांड कर्व, एंड दैट इज कॉल्ड, इसको दो तरीके से मेजर करते हैं, परसेंटेज मेथड से भी और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी। परसेंटेज मेथड से मैंने बोला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना, अगर आर्क मेथड से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, मतलब क्या, एक्सपेंडिचर से मतलब करना है तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, के जितना प्राइस लिए उतना क्वांटिटी अगर इनटू कर देंगे तो हम लोग उसको, अब जैसे देखो यहाँ पर प्राइस P से P1 गया, मान लो कि प्राइस P से P1 यहाँ घट गया प्राइस, तो क्वांटिटी बढ़ गया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट आ गया, तो यहाँ आर्क बन गया एक ऐसे करके, तो इस वाले आर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क इलास्टिसिटी। कि अगर दो पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट पर कोई दो पॉइंट को लेकर अगर हम आर्क डिमांड के आर्क को मेजर करते हैं
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व को मेजर करते हैं तो हम लोग बोलेंगे आर्क इलास्टिसिटी। आई होप सो आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्लियर होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तीन तरीके से अगर मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, जो जनरल मेजरमेंट होता है। एक होता है परसेंटेज मेथड, एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है पॉइंट मेथड, जैसा कि अभी मैंने बताया, जियोमेट्रिक मेथड होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अगर तीनों मेथड देखें कि अगर पॉइंट मेथड भी देखेंगे तब कैसे करेंगे। अगर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा क्या होता है, यहाँ माइनस का साइन लगाओ। माइनस का साइन इसलिए लगता है क्यों, क्योंकि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। लेकिन दूसरा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, हम न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। बस ये जान लीजिए कि अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड अ परसेंटेज मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या, मान लो कि किसी भी चीज का अगर प्राइस 5 रुपया है और क्वांटिटी आपने 6 खरीदा है, मतलब कितना हो गया 30, है कि नहीं, 30 रुपीज हो गया टोटल, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 30। अब इसी को मान लो कि अगर हम 6 रुपया कर दें और अभी भी 6 खरीदे हैं, इसका मतलब क्या हो गया 36 रुपीज। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते हैं वैसे वैसे खर्चा भी, मतलब एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। तो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू देख सकते हैं इसको। और तीसरा क्या है कि अगर हम लोग इसको पॉइंट मेथड से देखें तो लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व एंड लाइन सेगमेंट अबव द डिमांड कर्व। ये फॉर्मूला याद रखना कि जो भी डिमांड कर्व रहता है, जैसे ये डिमांड कर्व है तो लाइन सेगमेंट के जो नीचे जितना भी चीजें हैं और जितना भी ऊपर भी चीजें हैं, ठीक है, अगर हम लोग नीचे वाली चीजों को ऊपर वाली चीजों से माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, पॉइंट मेथड आता है या जियोमेट्रिक मेथड आता है। तो आई होप सो ये तीनों चीज कंप्लीट होगा। अब आते हैं थोड़ा सा अगर पूछा जाएगा कि भाई ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी डिटर्मिनेंट्स क्या है, किस वजह से, कौन सा फैक्टर है जिसके वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो इफेक्ट होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या, जैसे कि मैंने बताया था सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, जैसे टी और कॉफी। टी और कॉफी क्या है, तो टी और कॉफी की वजह से भी, मतलब दो पर्टिकुलर गुड्स की वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड होने की वजह से भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का नेचर कैसा है, आप इनकम कितना खर्च करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का यूजेस कितना है, टाइम फैक्टर कितना है, कितने टाइम तक वो इस सामान इस्तेमाल होता है, पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशन कि आप कंजम्पशन को कितना अब पोस्टपोन कर रहे हैं, बाद में यूज कर रहे हैं कि अभी यूज कर रहे हैं। अगर बाद में यूज करना चाह रहे हैं तब क्या इलास्टिसिटी अलग होगा, जब अभी यूज करना चाह रहे हैं तब की इलास्टिसिटी अलग होगी। प्राइस की वजह से इलास्टिसिटी चेंज होता है। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की हैबिट अगर चेंज हो रही है, अगर हैबिट चेंज हो रही है तो हैबिट के चेंज होने की वजह से डिमांड में भी चेंज आएगा, और अगर डिमांड में चेंज आएगा तो इलास्टिसिटी में भी चेंज आएगा। सिंपल सी बात है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम अगर बढ़ गया तो फिर उसमें इलास्टिसिटी चेंज होगा, अगर इनकम घट गया तब उसमें इलास्टिसिटी का चेंज होगा। तो आई होप सो ये सब चीज कंप्लीट होगा आपका, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंस क्यों महत्व बढ़ जाता है भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। हर एक कंपनी जो होती है वो अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अपनी जो भी चीज को वो बेच रहा है, सेल कर रहा है, उसके डिमांड को पूरे अच्छे तरीके से रोल बैक करती है या फिर उसको पता लगाते रहती है कि भाई जब कुछ प्राइस है तब कितना डिमांड हो रहा है। तो इसका वजह से क्या इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग अ बिजनेस डिसीजन, कोई भी बिजनेस डिसीजन को लेने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना। इंपॉर्टेंट ऑफ मोनोपोलिस्ट, कोई मोनोपोलिस्ट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फैक्टर प्राइस की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने के लिए भी कि भाई कौन सी भी चीज का डिमांड अगर ज्यादा है तो मतलब डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से रहना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेट ऑफ एक्सचेंज पर भी इफेक्ट पड़ता है। रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब डॉलर से रुपी और रुपी से डॉलर, अगर बाहर की चीजों का डिमांड हमारे देश में ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ से डॉलर जो है बाहर के देश में जा रहा है, फॉरेन करेंसी जा रहा है, तो उसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ चेंज इन डिमांड होता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, टैक्स पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और पैराडॉक्स ऑफ पेनल्टी, और पेनल्टी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करोगे एक साथ तो उसके वजह से भी चेंजेस होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब आते हैं सेकेंड, जो कि हमारा इनकम इलास्टिसिटी है, कि इनकम की वजह से क्या चीज चेंज होता है। अब देखो इनकम की वजह से चेंज हो रहा है तो अगर निकाल लेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी टू द चेंज इन इट्स इनकम। मतलब अगर इनकम के चेंज होने की वजह से, मतलब मान लो कि कोई बंदा इनकम मान लो कि पहले 50,000 रुपया था, ठीक है, तब कुछ डिमांड कर रहा था, खैर ना कुछ डिमांड कर रहा था।
अब मान लो कि उसकी जो इनकम है वो 50,000 रुपए से 60,000 रुपए हो गई, तब उसकी डिमांड में क्या चेंजेस आएगा? जो चेंजेस आता है उसी चेंज को मेजर कौन करता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि हमने डिमांड में पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, कि जितना चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन द इनकम। नीचे क्या हो गया? प्राइस की जगह पर क्या आ गया? इनकम आ गया। ठीक है, और इनकम को हम इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं, और अभी ये समझ के चलते रहिएगा, ठीक, आई से नहीं डिनोट करना है। ठीक है, आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। अब जो इनकम है वो किन किन चीजों पर या फिर कितने तरीके के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखा जाए तो देयर आर 3: पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होगा वो किस पर होगा? नॉर्मल गुड्स पर। नॉर्मल गुड्स क्या होता है भाई? जो आम जनता खरीदती है। इस पर क्या होता है? जब इनकम इंक्रीज करता है तो क्या होता है? अगर इनकम इंक्रीज कर रही है और अगर उसका डिमांड भी, मतलब नॉर्मल गुड्स का डिमांड इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या है? दोनों सेम तरीके से कर रहा है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब वो क्या हो गया? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। मतलब इनकम बढ़ने की वजह से अगर उसका डिमांड भी बढ़ता है, जिस चीज का डिमांड बढ़ता है उसमें, उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। लेकिन यहां पर आते हैं इंफीरियर गुड्स। ठीक है, अब इंफीरियर गुड्स का क्या होता है भाई? इनकम जब बढ़ता है तो इस चीज का, इंफीरियर गुड्स का जो क्वांटिटी होता है वो लोग कम कंज्यूम करने लगता है, इंफीरियर गुड्स। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो इनकम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंफीरियर गुड्स। मतलब देखो, दोनों अलग अलग व्यवहार कर रहा है, मतलब नेगेटिव व्यवहार कर रहा है। तो ये क्या चीज में आएगा? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। कि इनकम तो बढ़ा लेकिन उसकी जो कंजम्पशन थी वो गुड्स की, वो कम हो गई। अब आते हैं सॉल्ट। सॉल्ट मतलब जो इनएक्सपेंसिव गुड्स है। क्या? इनएक्सपेंसिव गुड्स, या जो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या होता है कि जब इनकम आपको बढ़ जाए, ठीक है, तो कुछ समय तक आपका जो होगा वो जो सॉल्ट का कंजम्पशन होगा बढ़ेगा, लेकिन कांस्टेंट रहेगा बाद में जाकर। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप अभी मान लो कि आपका इनकम 50,000 रुपया है तो आप दो चम्मच डाल रहे थे, और अगर आपका इनकम अगर मान लो कि 60,000 रुपया हो गया तो 4 चम्मच डालने लगोगे सब्जी में नमक? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट रहता है, मतलब वो जीरो हो जाता है एक समय सीमा के बाद। ठीक है, एक समय तक। तो हम उसको बोलेंगे जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। अब आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम उसी तरीके से, जब टू कमोडिटी जब कंज्यूम किया जा रहा है। क्या कंज्यूम किया जा रहा है? जब दो कमोडिटी को कंज्यूम किया जा रहा है तो हमको उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Cross elasticity of defined as the percentage change in the quantity demanded of a commodity with the respect to the percentage change in the price of the related commodity। कि एक प्राइस, मान लो कि प्राइस ऑफ कॉफी, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ टी, ये दोनों के अलग अलग कमोडिटी है। मतलब मान लो कि ये एक्स कमोडिटी है और ये वाई कमोडिटी है। मतलब इसके प्राइस में, मतलब एक्स कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर दूसरे कमोडिटी के प्राइस में, दूसरे कमोडिटी के क्वांटिटी में अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मैंने क्या बोला कि अगर किसी एक क्वांटिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर कोई दूसरे कमोडिटी के क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी विद द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द वाई कमोडिटी। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी 3 तरीके का होता है भाई। कौन कौन सा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप्स का: पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी और जीरो। मतलब क्या? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और एक क्या होता है? जीरो होता है। जैसे मान लो, जैसे पॉजिटिव क्या हो गया भाई? पॉजिटिव क्या हो गया? जैसे मान लो कि अगर एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, अगर प्राइस ऑफ टी के घटने की वजह से, अगर प्राइस ऑफ टी घट गया, ठीक है, अब जिसके वजह से अगर प्राइस ऑफ टी घट गया तो क्वांटिटी ऑफ कॉफी का जो कंजम्पशन है वो भी घट गया, मान लो। ठीक है, मतलब क्या है कि दोनों सेम तरीके का रिलेट कर रहा है। मतलब अगर प्राइस ऑफ द टी, मतलब चाय का जो दाम है, चाय का दाम हो गया वो कम हो गया, प्राइस कम हो गया, तो कॉफी की क्वांटिटी भी हो गई, वो भी क्या हो गई? कम हो गई। क्वांटिटी ऑफ कॉफी भी कम हो गई। मतलब यहाँ पर क्या है? दोनों सेम तरीके से बिहेव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? अगर दोनों उल्टा करेगा, अगर टी का जो है वो प्राइस बढ़ा और जिसकी वजह से कॉफी का जो है
वो जो टी का प्राइस के बढ़ने की वजह से, अच्छा, टी के प्राइस के बढ़ने की वजह से टी और कॉफी, इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव कैसे होगा वो देखो। जब टी का प्राइस बढ़ गया, मान लो टी का प्राइस बढ़ गया, लेकिन उसके बाद जो क्वांटिटी ऑफ बिस्किट है, क्वांटिटी ऑफ बिस्किट जो बेचा जा रहा था, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ बिस्किट जो बेचा जा रहा है वो कम हो गया मान लो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव रिस्पेक्ट है। अब दूसरा मान लो कि ये कॉफी एक टीवी है, मतलब टी इसका प्राइस हुआ है लेकिन इस पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब इसका बढ़े प्राइस या घटे प्राइस, लेकिन इसका टीवी से कोई रिलेटेड है ही नहीं, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जीरो, मतलब अगर किसी दो कम्युनिटी की वजह से कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जीरो इलास्टिक हो रहा है, यहाँ पर जीरो क्रॉस इलास्टिक हो रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल पर आज हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है वो पहले पढ़ रखा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो वो कॉन्सेप्ट जाकर देख लीजिएगा। वो कॉन्सेप्ट मैंने शानदार तरीके से बताने की कोशिश करी है, और वहां पर सारी चीजें कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मतलब एक तरीके से डिमांड को नई ऊंचाई तक ले गए हम लोग, है कि नहीं। तो डिमांड और सप्लाई का जो चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होता है। तो ये न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिएगा, खास करके आईएससी वाले बच्चे, जो आईएससी 12th वाले हैं वो अच्छे से देखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन या फिर 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कि अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार आप लोग हाई भेज दीजिएगा कि सर ये चैप्टर पीडीएफ चाहिए, ये वाले चैप्टर का, तो आप कैन वी प्रोवाइड, तो हम लोग ये प्रोवाइड करा देंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आप लोगों को पैसे देने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेते हैं पहले। अब कॉन्सेप्ट में देखो दो तरीके का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, याद रखिएगा, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जो दूसरा होता है वो होता है इसके नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो पहला ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। पहला ये फॉर्मूला हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता था, जब प्राइस बढ़ता था, अगर देखा जाए कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला जाता था, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो घटता है, और जब प्राइस कम होता था तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता था। तो ये चीज हम लोगों ने देखा था। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर फॉलो अप करेंगे कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ किसमें, प्राइस में, उसको निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और कितना चेंज हुआ परसेंटेज क्वांटिटी में, उसको निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका, या दूसरा जो फॉर्मूला इसी से निकला है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। और देखो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, ठीक है। जो प्राइस होता है इनवर्सली, मतलब उल्टा काम कर रहा है, तो माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। अब पी बाई क्यू तो निकल गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि डेल्टा क्यू कैसे होगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी बड़ा होगा छोटा होगा। जैसे मान लो कि अगर पी है, अगर यहाँ पर एक प्राइस मान लेते हैं कि पी इज इक्वल टू जब 10 रुपया था तो जो क्वांटिटी जो था वो 100 क्वांटिटी लोग खरीद रहा था, ठीक है। अब मान लो कि प्राइस 1 हो गया कितना, 20 रुपीज, तो क्वांटिटी कितना हो गया, ये हो गया 50। इसका मतलब जब प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी क्या हुआ है, घटा है, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो प्राइस में कितना चेंज हुआ, तो हम लोग यहाँ पर अगर डेल्टा क्यू निकालेंगे, यहाँ पे बोलेगा जो डेल्टा क्यू निकालेंगे तो क्या होगा, क्यू, और जो यहाँ पर Q1 है, कौन है, बड़ा क्यू है, तो Q माइनस Q1 हो जाएगा। अगर बड़ा नीचे वाला रहता तो Q1 माइनस Q हो जाता। तो दोनों चीज लिखेंगे, ठीक है, Q माइनस Q1 कब, जब Q इज ग्रेटर देन Q1, इसको लिख लीजिएगा। और डेल्टा Q क्या होगा, एक और दूसरा Q1 माइनस Q कब होगा भाई, Q1 माइनस Q कब, जब Q1 इज ग्रेटर देन Q। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटी का सेम, ठीक है। तो जो डेल्टा P जो होता है ओरिजिनल प्राइस, जैसे ये है ना कि पहले जो ओरिजिनल जो था वो P और Q हो जाएगा। अब डेल्टा P भी उसी तरीके से, अगर P माइनस P1, मतलब क्या, इससे क्या होगा कि तुम्हारा माइनस का साइन जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो माइनस वाला साइन फॉर्मूला में लगाना, लेकिन उसके नीचे जब सॉल्यूशन करोगे तो नहीं करना है। P माइनस P1 कब होगा, जब P इज ग्रेटर देन P1, ये याद रख लीजिएगा। और डेल्टा P दूसरा होगा P1 माइनस P, वो क्या होगा, जब P1 इज ग्रेटर देन P। तो ये दोनों जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है।
तो आई होप सो ये वाला भी कॉन्सेप्ट और ये वाला भी कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गया। अब मान लो कि इसी के तहत अगर मान लो मेरे को निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर ये वाला फॉर्मूला तो ये वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे, ठीक है। अगर ये वाले फॉर्मूले से निकालना है तब कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ प्राइस पहले पी कितना था 10, अब P1 कितना हो गया 20। तो कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ? 10 से चेंज हुआ। 10 से चेंज हुआ, किससे चेंज हुआ भाई? ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था नीचे 10 और इंटू 100, मतलब 10 10 जा 100, मतलब कितना हो गया 100% चेंज हुआ, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर अब यहाँ पर हो गया, हाँ, ये कितना हो गया 50 चेंज हुआ, तो मतलब यहाँ पर नीचे करेंगे 50 डिवाइडेड बाई क्या होगा 100 इंटू 100, मतलब कितना हो गया एक तरीके से ये 50 कितना हो गया 50%। तो परसेंट कट गया, 52 जा तो 2 आ गया, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ पे। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं। बोला है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 5 to 6, राइज फ्रॉम मतलब प्राइस क्या बढ़ गया 5 से 6, मतलब पहले कितना था P कितना था 5 था, अब P1 कितना हो गया 6 रुपए हो गया, ठीक है। इट्स डिमांड फॉल्स बाई 100 to 80, मतलब जो डिमांड था मतलब जो क्वांटिटी था वो कितना हो गया 100 से क्वांटिटी 1 कितना हो गया 80, क्योंकि प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होता है कम होता है। तो बोला गया फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या प्राइस ईडी निकालिए। तो दोनों मेथड से निकल जाएगा, लेकिन हम लोग निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान होता है। तो ये वाला ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, और फॉर्मूले में माइनस साइन जरूर लगा लेना है, ठीक है, माइनस साइन जरूर लगा लेना है, ये बात याद रखना है, क्लियर। तो अब देखिए क्या हो गया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अब यहाँ समझना है कि डेल्टा पी कैसे निकालना है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू मैंने बताया था कि पी बाई क्यू, बड़े में से छोटा को माइनस करना है, मतलब क्या 6 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, मतलब डेल्टा पी कितना हो गया 1। डेल्टा क्यू क्या निकलेगा, बड़े में से छोटा को माइनस करना 100 माइनस, तो यहाँ 100 माइनस अगर 80 करेंगे तो कितना हो गया 20 हो गया, 100 माइनस 80 किया 20 हो गया, तो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी निकल गया। जो हमारा पी होगा वो यही होगा, हमारा क्यू होगा वो यही होगा। तो बस अब ईडी इक्वल टू क्या होगा डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू में क्या है भाई, अब जो डेल्टा क्यू है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 20 है, डेल्टा पी जो है मेरा डेल्टा पी इज इक्वल टू 1 है, और इंटू पी मेरा कितना 5 है और क्यू कितना 100 है, ठीक है। तो 20 5 जा 100 और 5 को यहाँ 1 से काटेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकल गया ईडी इज इक्वल टू 1। तो ईडी इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या हुआ ये यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, क्या होगा यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो आई होप सो आप लोगों ने देखा होगा पीछे वाला चैप्टर्स, वहां पर मैंने बहुत शानदार तरीके से बताया था यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, लास्ट में लिखना जरूर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ कंज्यूमर परचेज 20 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी व्हेन द प्राइस वाज ₹4 पर यूनिट, कि जब प्राइस कितना था 4 रुपया था तो क्वांटिटी कितना परचेज किया गया 20। बोला गया ही परचेज 30 यूनिट्स ऑफ इट व्हेन इट्स प्राइस फेल टू 3, मतलब क्या जब प्राइस P1 3 हो गया तो क्वांटिटी 1 कितना परचेज करने लगा, ज्यादा परचेज करने लगा 30। तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो अभी बताया था मैंने, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा पी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू बड़े में से छोटा 4 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और जो डेल्टा पी हो जाएगा डेल्टा क्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटा को माइनस करो 30 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 10 आ गया। तो हमारा डेल्टा क्यू भी आ गया, डेल्टा पी आ गया और डेल्टा क्यू भी आ गया। अब आ गया तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अब ये जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम लोग देखते हैं ईडी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का साइन यहाँ हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस का साइन पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया है, ये बड़े में से छोटा को माइनस करके। तो ईडी इज इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा क्यू कितना है मेरा 10 है, डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी मेरा 1 है, और इंटू पी कितना है 4 है, क्यू कितना है 20 है, ठीक है। तो ये हो गया, तो 10 2 जा 20 और 2 2 जा 4, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 2। ये क्या है, एक से बड़ा है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 होता था तो हम लोग इसको बोलते थे हेंस, इसको ऐसे बोलेंगे हेंस इट इज इलास्टिक इन डिमांड, क्या होगा हेंस इट इज
इलास्टिक इन डिमांड। क्या इसका इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिक इन नेचर है। तो आई होप सो सेकंड वाला भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया। थर्ड क्वेश्चन बोला गया अ हाउस होल्ड इंक्रीज। जब समझ में नहीं आएगा तो आप लोग दोबारा देखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो होगा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, जो भी नोट्स आप लोगों को चाहिए होगा, तो इसको भी ध्यान देके चलना जरूरी है, ठीक है। बोला गया हाउस होल्ड इंक्रीज द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फ्रॉम 40 यूनिट्स टू 50 यूनिट्स। अब यहाँ पर बोला गया 40 से 50 यूनिट, मतलब क्या डिमांड इंक्रीज कर गया, मतलब क्वांटिटी पहले कितना था 40 था, अब क्वांटिटी 1 कितना आ गया 50 आ गया। व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%। अब यहाँ समस्या ये आया कि प्राइस कितना से कम हुआ 10% से, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। क्या है? परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस है वो कितना है 10%, कि 10% प्राइस चेंज हुआ है। चेंज होने का मतलब बढ़ा है या घटा है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया 10%। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इज इट इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ये बताना है। तो हमने जाना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ देख लो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो दिया हुआ है, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज चेंज मतलब क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है। तो कितना कम हुआ या कितना ज्यादा हुआ है, कितना कम हुआ है 10 कम हुआ है। किससे कम हुआ है भाई 40 से कम हुआ इनटू 100। क्या हुआ कितना कम हुआ है ऊपर लिखेंगे, किससे मतलब ओरिजिनल वाला क्वांटिटी हम लोग नीचे लिखेंगे। ओरिजिनल क्वांटिटी ये क्या है ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी या ओरिजिनल प्राइस लिखना है इनटू 100। तो क्या होगा 10 4 जा 40, अब 4 25 हो गया कि नहीं। तो मतलब कितना 25% चेंज हुआ है। किसमें 25% चेंज हुआ है क्वांटिटी में। तो अगर आप फॉर्मूला को देखोगे, इससे फॉर्मूला से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 25% और नीचे कितना है 10% हमारा दिया हुआ है यहाँ पर। अब 10% दिया हुआ तो 10% को अगर ये काटेंगे तो मेरा कितना आएगा 2.5, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू कितना होगा 2.5। और ये क्या है इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। इलास्टिक कब होता है, इन इलास्टिक कब होता है जब ED इज स्मॉलर देन 1, और इलास्टिक कब होता है जब ED इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर क्या ED इज ग्रेटर देन 1, यहाँ क्या है ED इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा है। तो हेंस लिखोगे हेंस इट इज इलास्टिक इन नेचर, हेंस इट इज इलास्टिक इन नेचर, हेंस इट इज इलास्टिक इन नेचर। तो आई होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया तो आप लोग शानदार तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। क्या है when the price of the goods, क्या when the price of the goods is ₹15 per unit the consumer buys 12 unit of goods। क्या बोला जा रहा है कि जब प्राइस 15 है, प्राइस जब कितना है 15 है, तो क्वांटिटी कितना बाय कर रहा है 12 यूनिट्स, कंज्यूमर बाइज 12 यूनिट्स ऑफ गुड्स। व्हेन द प्राइस राइजेस टू 18, प्राइस कितना राइज हो गया P1 इज इक्वल टू 18, तो कंज्यूमर कंटिन्यूज टू बाई 12 यूनिट। कंज्यूमर कितना किया, कंज्यूमर कंटिन्यूज टू बाई कितना हो गया एक तरीके से 12 यूनिट। अभी भी वो 12 यूनिट ही क्या कर रहा है 12 यूनिट ही परचेस कर रहा है। अब 12 यूनिट ही परचेस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस तो चेंज हुआ है। क्या हुआ है प्राइस तो चेंज हुआ है, प्राइस तो चेंज हुआ है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है। तो अगर बिना देखे अगर आप लोगों को आएगा, तो मैंने बताया था कि जब प्राइस चेंज हो रहा होता है और क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, क्या बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा जितना हो रहा था पहले। अब अगर इसको फॉर्मूला से देखें तो पहले डेल्टा पी निकाल लेंगे, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा 18 माइनस 15, और डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का साइन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अब डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू 0 है, डेल्टा पी कितना है 3 है, पी कितना है भाई पी मेरा कितना है पी मेरा 15 है, क्यू मेरा 12 है, तो 3 5 जा 15 आ गया। ठीक है, लेकिन कोई भी नंबर अगर 0 से इंटू होता है 0 इंटू 5 बाई 12 तो वो पूरा नंबर क्या होता है 0 होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तब हम लोग उसको क्या बोलते थे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते थे
परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता था तो हम लोग उसको बोलते थे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते थे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये बेसिक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, और ज्यादा हार्ड जो क्वेश्चन होगा वो मैं आने वाले समय में करवाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। यहां बोला गया 300 यूनिट्स ऑफ गुड्स आर डिमांडेड व्हेन द प्राइस इज ₹20। क्या? जब प्राइस 20 था तो क्वांटिटी कितना डिमांड किया गया? 300। इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%, क्या हो गया? इफ द परसेंट फॉल्स बाय 10%, प्राइस कितना कम हो गया? इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%, मतलब 10% कम हो गया, मतलब 20 का 10% निकालना है। 20 का 10% ऐसे निकालेंगे, 20 का 10%, 20 इंटू 10%, 10/100, तो क्या होगा? 25 जा 100 और 5 2 जा 10, मतलब क्या हो गया? 2 डिक्रीज किया है, 2 रुपीज फॉल किया है, फॉल्स बाई 2 रुपीज, ठीक है। तो 2 रुपया कम हो गया, मतलब प्राइस 1 कितना हो गया? 20 माइनस P1 कितना हो गया भाई? 20 माइनस 2 कितना हो गया? 18। तो 18 हमारा क्या हो गया? 18 हमारा हो गया प्राइस। इट क्वांटिटी राइजेस बाय 60 यूनिट, राइजेस बाय बोला है, यहां देखना है, समझना बात को कि क्वांटिटी राइजेस बाय कितने से बढ़ गया? 60 से बढ़ गया, मतलब क्वांटिटी 1 कितना हो गया? इसको 60 से बढ़ा दो भाई, 60 से बढ़ा दो कितना हो जाएगा? 360। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अभी हमने जो है वो Q1 निकालना नहीं सीखा है। अगर Q निकालना होगा तब कैसे सीखेंगे? P निकालना नहीं सीखा है, P1 निकालना नहीं सीखा है, तो आगे आने वाले समय में मैं कुछ वीडियो और डिस्कस करूंगा। ये बेसिक आप लोग इतना जान लीजिए कि ज्यादातर बेसिक्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोला गया कि कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q होता है, डेल्टा P बाई डेल्टा Q। अब यहाँ पर डेल्टा P कितना होगा? बड़े में से छोटा को माइनस करो भाई, कितना होगा? 2। डेल्टा Q कितना होगा भाई? बड़े में से छोटा माइनस करेंगे 60, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ED इज इक्वल टू होगा वो क्या होगा? डेल्टा Q कितना आ गया हमारा? डेल्टा Q हमारा कितना आ गया? डेल्टा Q हमारा 60 आ गया। डेल्टा P कितना आ गया? 2 आ गया। P कितना दिया हुआ है? P देखो यहाँ पर 20। Q कितना दिया हुआ है? 300। Q कितना दिया हुआ है? 300। तो 6 5 जा 30, तो ये 5 आ गया, ठीक है। 5 4 जा 20, फिर यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है। तो मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा? 2। और ये भी क्या? इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ग्रेटर देन 1 होता है तो हम लोग बोलते हैं इसको इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड, ठीक है, याद रखना है। तो आई होप सो ये 5 क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। जो भी बेसिक्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पूछा जाता है वो मैंने करवाया है। अब जैसे कि मैं बोल दूं कि भाई अभी आने वाले समय में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, जैसे मान लो कि P दिया हुआ है 10 रुपया, Q दिया हुआ है मान लो 20 रुपया, 20 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी खरीद रहा है। अब मान लो प्राइस 1 जो है कितना बढ़ेगा? मतलब प्राइस 1 निकालिए जब क्वांटिटी क्या हो रहा है? क्वांटिटी हो रहा है 300। जब क्वांटिटी 300 हो जा रहा है तब मेरा P1 क्या होगा? और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मान लो कि 1 दे दिया मैंने, ठीक है, 1 है। ये इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 2 है मान लो, तो -2 है, -2 है, तो P1 क्या होगा? तो आप लोग क्या निकालिए? P1 निकालिए। तो वो भी मैं बताऊंगा अभी बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। बस इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो बेसिक्स है बेसिक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।